वो ब्लॉन्ड डिलिंक्वेंट अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बिना एक बूंद रहम खाए ये ह्यूज गाय उसे फिनिश ऑफ कर देता है और उसका सिर एक बास्केटबॉल की तरह नीचे गिरता है। ये माउंटेन ऑफ मसल्स 8 चेहरों की लिस्ट निकालता है और कसम खाता है कि उनमें से हर एक और उनके रिलेटिव्स 1 साल के अंदर मारे जाएंगे। लेकिन क्यों? सोचो, अगर तुम कोमा से उठो और तुम्हारे फेस पर सीधा कैमरा फ्लैशेस पड़ने लगे। एक रिपोर्टर पूछता है, आपको कैसा लग रहा है ये जानकर कि आपके मदर और फादर को लाइव टीवी पर जला दिया गया? इस स्किनी लड़के को यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना और उसे एक पैनिक अटैक आने लगता है। डॉक्टर्स जल्दी से आते हैं और उसे दोबारा सुला देते हैं। वो अपने सपनों में डीप चला जाता है, उन चेहरों को याद करते हुए जिन्होंने उसे इस बेड पर लिटा दिया था। एक लंबा वक्त गुजर जाता है और वो दोबारा उठता है। उसके पास सिर्फ उसकी आंट होती है जो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। स्कूल इंसिडेंट के बाद उसके पेरेंट्स ने जस्टिस के लिए फाइट करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी फैमिलीज एक्सट्रीमली पावरफुल थी। करप्शन, मनी और ब्राइबरी के थ्रू उन्होंने केस को सिर्फ एक अपॉलॉजी के साथ एंड करवा दिया। उसके पेरेंट्स एक्चुअल पनिशमेंट की डिमांड पर अड़े रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पूरी कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिलीज को फेस कर रहे हैं। एंड में उन्होंने मेन रोड के बीचों बीच एक साथ मरने का डिसीजन लिया। किसी को नहीं पता कि ये इंटेंशनल था या फिर कोई थ्रेट था जिसने उन्हें लिमिट तक पुश कर दिया, और ये सब हुआ। जैसे ही ये स्टोरी उस लड़के के कानों में पड़ती है, वो और भी ज्यादा डिस्पेयर की गहराइयों में डूबता चला जाता है। उसकी स्टोरी पूरे कोरिया में फैल गई थी। अपने बेड पर बैठे हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी रिवेंज की प्यास दिखाता है। उसके पेरेंट्स ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उसे जस्टिस और प्रोटेक्शन मिल सके। काफी वक्त गुजरने के बाद एक औरत नया अपार्टमेंट रेंट पर लेने आती है। जब वो बिल्डिंग मैनेजर से बात करती है तो वो कैजुअल स्मॉल टॉक करती है, लेकिन मैनेजर को सिर्फ एक ही कंसर्न था। उसे कभी भी टॉप फ्लोर पर नहीं जाना था और वहां जाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। उसने सोचा क्यों, लेकिन मैनेजर ने कहा कि उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर एक ऐसी जगह है जहां किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं है। उसे कभी वो लाइन क्रॉस नहीं करनी थी, और अगर वो अपार्टमेंट रेंट करती है तो उसे अपने असाइंड एरिया के अंदर ही रहना होगा। अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहती तो वो खुद ही रेंटल कैंसिल कर देगा। औरत ने कहा कि ठीक है। हालांकि वो इस बात को लेकर क्यूरियस रही कि टॉप फ्लोर ऑफ लिमिट्स क्यों है। फिर भी उन्होंने डील क्लोज की और वो नई टेनेंट बन गई, और उस जगह टॉप फ्लोर के एक रूम में कोई रह रहा था, और वो कोई और नहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट था, जो एक पेनफुली लोनली लाइफ जी रहा था। अपने कंप्यूटर पर उसने उन 9 महीनों में रिलीज हुई हर एक न्यूज रिपोर्ट निकाली जब वो अनकॉन्शियस था, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था। तो वो हर चीज के बारे में खुद को अपडेट करता रहा, भले ही इससे उसे और भी बुरा फील हो रहा था और उसे उन चीजों को दोबारा जीने पर फोर्स कर रहा था जो वो देखना नहीं चाहता था। तभी उसके फोन पर एक रेंट पेमेंट का रिमाइंडर पॉपअप होता है और साथ ही एक नोटिस कि इसके लिए मनी डिपॉजिट हो चुका है। अपेरेंटली कोई और उसका रेंट पे कर रहा था। वापस कंप्यूटर पर वो इन्फॉर्मेशन डिग करता रहा। तभी उसे डोर पर नॉकिंग सुनाई देती है, और जब वो डोर खोलता है तो एक तेज लाइट उसके फेस पर पड़ती है और एक औरत अंदर आती है। ये वही औरत थी जिसने उसकी बीमारी में उसकी केयर की थी, और अब वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद लाइफ में एडजस्ट करने में उसकी मदद कर रही थी। उसने उससे कहा कि उसे कभी कभी बाहर जाना चाहिए। अगर वो ऐसे ही जीता रहा तो हर बार जब वो डोर खोलेगा सनलाइट उसे प्रैक्टिकली ब्लाइंड कर देगी। उसका रूम ट्रैश बैग से भरा हुआ था, क्योंकि वो उन्हें फेंकने के लिए बाहर तक नहीं जाता था। उसने कहा कि इस तरह जीना इंसानों वाला काम नहीं है। उसके कंप्यूटर की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है, फिर बताया कि उस रात उसका एक ग्रुप सेशन है तो उसे उसकी कंसल्टेशन जल्दी फिनिश करनी होगी। उसने उसकी कंडीशन के बारे में कई क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, और देखा जाए तो उसे हर चीज बस थोड़ा सा हर्ट करती थी। उसकी इवैल्यूएशन के बाद हमें रियलाइज होता है कि इस सब को हुए पहले ही 2 साल बीत चुके थे। वो और उसका डॉक्टर अपनी लिमिट तक पहुंच रहे थे, और अब उसे हेल्दियर हैबिट्स बिल्ड करना स्टार्ट करना ही होगा। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मुश्किल से ही कुछ सुना और अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहा। उसने कहा कि अगर वो वापस स्कूल नहीं जाना चाहता तो कम से कम उसे बाहर निकलना चाहिए, थोड़ी फ्रेश एयर लेनी चाहिए और लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो चुप ही रहा, और उसके अपार्टमेंट से जाने के बाद वो वापस अपने कंप्यूटर पर बैठ गया। उसने अपना फोन चार्ज पर लगाया और एक ऐप यूज करके एक प्राइवेट ग्रुप में एंटर करने की कोशिश की। ये ग्रुप उन्हीं क्लासमेट्स का था जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था। बेसिकली वो हैक करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो सक्सीड हो जाता है और एक लंबा टाइम उनके मैसेजेस पढ़ने में बिताता है। वो बास्टर्ड्स एकदम केयर फ्री लाइफ जी रहे थे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसे रियलाइज हुआ कि जब वो उस हालत में ट्रैप था वो लोग बाहर मजे कर रहे थे, और उन्होंने जो किया था उसके लिए उन्होंने कोई कीमत नहीं चुकाई। और हर मैसेज पढ़ने के साथ उसके सीने में गुस्सा और बढ़ता गया, और उसने कस के अपने दांत पीस लिए। अपने बेड पर लेटे हुए और सीलिंग को घूरते हुए वो सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान से शोर मचाते हुए कुछ नीचे आया और सीधा उसकी बिल्डिंग से आकर टकरा गया। उसने सोचा कि ये आखिर क्या था, और डर के मारे डोर की तरफ घूरने लगा। वो कहता है कि आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज किसी और चीज से क्रैश हुई हो, और उसे लगा कि शायद कोई बर्गलर है। जैसे ही वो डोर के पास गया, जो भी हुआ था उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में घूम गई, और उसे अपने सीने में एक क्रशिंग पेन फील हुआ। फिर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए फोर्स करते हुए उसने डोर खोलने और उस साउंड के पीछे जो भी है उसे फेस करने का डिसीजन लिया। जब उसने सारे लॉक्स खोले तो डे लाइट पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट थी, लेकिन जैसे ही उसने फोकस किया उसे रियलाइज हुआ कि कुछ बहुत अजीब हुआ है। एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड आसमान को चीरते हुए आई थी और सीधा उसके रूफटॉप पर लैंड हुई थी। वो जमीन में धसी हुई थी और अभी भी जल रही थी। फ्लेम्स के शांत होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम सियांग है, उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक स्वॉर्ड वहां क्यों गिरी, उसे किसने भेजा, कैसे और क्यों। कुछ समझ न आने पर उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। जैसे ही वो थोड़ा और पास गया उसने नोटिस किया कि ये बिल्कुल वैसी स्वॉर्ड लग रही थी जैसे किसी ऑनलाइन गेम में देखी हो। हालांकि उसे नाम याद नहीं आ रहा था। ध्यान से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये शायद एक ज़ुई हैंडर है, रेनेसांस एरा की एक 2-हैंडेड स्वॉर्ड। जमीन पर देखकर वो नोटिस करता है कि वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, तो शायद ये वाकई वहां स्टक है। खैर जो भी हो, वो इस सबसे डीपली अनसेटल्ड था।
स्पेशली ये सोचकर कि रूफ टॉप तक आने वाले डोर्स अभी भी लॉक्ड थे, तो नीचे से किसी के आकर ये सब करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुद से यही पूछता रहता है कि ये सब कैसे हुआ और आखिर वो क्या देख रहा है। आंसर के लिए अपना दिमाग दौड़ाने के बाद वो फाइनली एक इतनी जोर की स्क्रीन निकालता है जो शायद बिल्डिंग में मौजूद हर किसी को सुनाई दी होगी। फिर वो गिव अप कर देता है और स्वॉर्ड को वहीं छोड़ने का फैसला करता है, चाहे वो कहीं से भी आई हो, जिसने भी उसे उसके रूफ पर गाड़ा हो। वो बस वापस अपने रूम में जाता है और लेट जाता है। लेकिन उसे इस बात का रियलाइज नहीं था कि वो इसे इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अचानक ही बाहर से ड्रम जैसी आवाजें आने लगती हैं। वो स्वॉर्ड नॉइज क्रिएट कर रही थी। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली ये इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब वो सो रहा होता है तो उसे अजीब सपने आने लगते हैं, जहां ऐसा लगता है कि वो किसी वॉर के बीचों बीच है और सोल्जर से घिरा हुआ है। काफी दूर आगे उसे एक रेड केप में आदमी दिखता है, जिसने अपैरेंटली बिल्कुल वैसी ही स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी जैसी उसके रूफ पर थी। उसके आगे काउंटलेस जायंट मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करते हुए आ रहे थे। जिस मोमेंट उस आदमी ने अपनी ब्लेड बाहर निकाली, एक इनॉर्मस फोर्स रिलीज हुई जिसने बेसिकली उन्हें डिसइंटीग्रेट कर दिया। उस आदमी की स्वॉर्ड के साथ पावर एकदम ओवरवेलमिंग थी, और जब सियांग उस स्वॉर्ड से निकलने वाली स्टीम से डिस्ट्रैक्ट होता है, वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि मॉन्स्टर्स का एक मैसिव ढेर लग रहा है, और उनके ऊपर जो स्वॉर्ड उसने देखी थी वो वहां धसी हुई थी। क्लियरली ये कोई इमेंसली पावरफुल चीज थी। वो इमेज उसके दिमाग में छप जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने बेड पर बैठा होता है और सोचता है कि क्या वो वाकई सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही रियल फील हो रहा था। लेकिन वो ड्रमिंग की आवाज अभी भी बाहर से आ रही थी। वो सोचता है कि क्या ये स्वॉर्ड एक्चुअली रियल है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का नतीजा है। वो भागकर बाहर जाता है, डोर खोलता है और देखता है कि वो अभी भी वहीं है, लेकिन अब इसमें फिर से आग लगी हुई थी। इस बार फ्लेम्स काफी ह्यूज थीं और उसे उन्हें बुझाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही था। तो वो भागकर बाथरूम में जाता है और एक बकेट पानी से भरता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी वीक होती है कि वो उसे मुश्किल से ही ड्रैग कर पाता है। फिर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वो उसे उठाकर लाने और आग पर फेंकने में कामयाब हो जाता है। काफी देर तक आग से स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली उन्हें बुझा देता है, लेकिन इसमें वो खुद को थोड़ा जला भी लेता है और उसके आर्म्स में भी बैडली स्ट्रेन आ जाता है। आखिर में स्वॉर्ड दोबारा नॉर्मल लगने लगती है। फिर उसकी नजर साइड में पड़ती है और वो नोटिस करता है कि वहां पर एक होज और फॉसेट पहले से मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये सारी एफर्ट अवॉइड की जा सकती थी। वो सिंपली होज ऑन कर सकता था। फिर भी वो स्वॉर्ड को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। वो और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता। वो वापस अपने रूम में जाता है और फिर से लेट जाता है। एक लंबी नींद के बाद अगला दिन आता है और जब वो दोबारा डोर खोलता है तो स्वॉर्ड फिर से जल रही थी। इस सब को शुरू हुए ऑलरेडी 4 दिन गुजर चुके थे। इस बार वो बस फॉसेट ऑन करता है, होज पकड़ता है और आग बुझा देता है। उसे पता था कि ये पूरी सिचुएशन एक रूटीन बनती जा रही है। हर बार जब वो उठता और डोर खोलता, स्वॉर्ड में आग लगी होती। अब ये नॉर्मल लगने लगा था। हालांकि उसे अभी भी ये समझ नहीं आया था कि वो ड्रम बीट्स कहां से आती हैं। वही सेम बीट्स जो उसे सोते वक्त टॉर्मेंट करती थीं। वो खुद से पूछता रहता है कि आग बार बार रीइग्नाइट क्यों हो जाती है और आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है। जब वो दोबारा लेटता है तो वो उस हेलिश नॉइज के चलते सो नहीं पाता। इस बार उसे लगता है बहुत हो गया, उसे बस थोड़ी पीस चाहिए थी। तो वो रूफटॉप पर जाता है और फैसला करता है कि वो इसे खत्म करने वाला है। उसके सामने एक चेयर पर बैठकर वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है। फिर वो स्वॉर्ड को वॉच करने और एग्जैक्टली ये देखने का फैसला करता है कि आग कब लगती है, और जैसे ही फ्लेम्स अपीयर होती हैं वो उन्हें होश से बुझाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वॉर्ड उसका मजाक उड़ा रही हो, लेकिन वो ये सब ऐसे ही नहीं चलने दे सकता था। तो वो आग बुझाता रहता है। वापस अपने रूम में वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ऑनलाइन सर्च करने लगता है। जो सोल्यूशन उसे मिलता है वो था होली वाटर और एक क्रॉस। फिर वो उस चीज के वहां से जाने के लिए प्रे करना शुरू करता है। वो कन्विंस था कि ये कोई ईविल चीज है, तो हाथ में क्रॉस और होली वाटर रेडी रखकर वो उस पर स्प्लैश करता है और उसे चले जाने को कहता है। लेकिन इसकी बजाय फ्लेम्स और भी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। फिर भी वो फेथ नहीं खोता और उसके डिसअपीयर होने के लिए प्रे करता रहता है, जिससे एसेंशियली कुछ भी चेंज नहीं होता। वो फिर भी प्रे करता रहता है, लेकिन इससे कोई हेल्प नहीं मिलती। कम से कम दिन के टाइम फ्लेम्स शांत जरूर हो जाती थी। हालांकि उसे पता था कि अब ये अनबेरेबल हो चुका है। वो अब और सो नहीं सकता था और हर रोज उसे वो आग बुझानी पड़ती थी। तो वो डिसाइड करता है कि आज वो इस मिजरी को एंड कर देगा। स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए वो एक टूल बॉक्स पकड़ता है और हैमर लेकर उस पर चार्ज करता है, उसे स्मैश करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जिस पल वो स्ट्राइक करता है, हैमरहेड बीच से क्लीन स्नैप होकर टूट जाता है और सीधा दीवार में जाकर धंस जाता है। अभी भी हार मानने से इनकार करते हुए वो भागकर वापस अपने रूम में जाता है और एक बेसबॉल बैट उठाता है। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक जोरदार ब्लो मारता है, लेकिन इसके रिजल्ट में बैट सीधा रिबाउंड होकर उसके फेस पर लगता है, उसे बुरी तरह हिट करता है। अब वो इस स्वॉर्ड पर फ्यूरियसली गुस्से में था। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे 1 मिनट की भी शांति नहीं मिल रही थी। वो इसे फिनिश करने के लिए डिटर्मिन्ड था। उसकी हिल्ट को फर्मली ग्रिप करते हुए वो डिसाइड करता है कि बस एक आखिरी बार वो इसे बाहर खींच लेगा और अब इन दोनों में से कोई एक ही वहां से जिंदा जाएगा। लेकिन जिस पल वो ट्राई करता है, फ्लेम्स फिर से फ्लेयर अप हो जाती हैं, इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा फोर्स के साथ। उसे समझ नहीं आता कि क्यों, क्योंकि वो यूजुअली सिर्फ रात को अपीयर होती थी और अभी तो दिन का वक्त था। स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए उसे इसकी टिप पर एक ह्यूज फायरबॉल बनती हुई दिखती है और देखते ही देखते वो सीधा उसके अंदर स्लैम करती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी फाड़ दी जा रही हो। वॉर की काउंटलेस मेमोरीज उसके माइंड में फ्लड करने लगती हैं। दर्द कंप्लीटली अनबेरेबल था और मेमोरीज की वेव पर वेव उसे टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सारे मोमेंट्स को एक साथ जी रहा हो। फिर भी वो किसी तरह उसे जमीन से बाहर खींच लेने में कामयाब हो ही जाता है और फिर वहीं कोलैप्स हो जाता है, अभी भी उसे मजबूती से पकड़े हुए। नीचे बिल्डिंग में रहने वाली औरतें उस सारे नॉइस के बारे में बात कर रही हैं। कह रही थीं कि ये अब सीरियसली डिस्टर्बिंग होता जा रहा है। गुस्सा आने से भी ज्यादा
उन आवाजों से अब वो अनसेटल फील करने लगी थी क्योंकि वो आवाजें बहुत स्ट्रेंज थीं। लैंडलॉर्ड ने उन्हें बताया था कि उस फ्लोर पर किसी को भी अलाउ नहीं किया गया था, तो अब उन्हें लग रहा था कि क्या सच में वहां कोई ट्रैप्ड हो सकता है, कहीं कुछ टेरेबल तो नहीं हो रहा। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उस यूनिट में आखिर रहता कौन है। उनमें से एक कहती है कि उसने नॉइस को रिपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी बिल्डिंग मैनेजर को कॉल कर दी थी, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि क्या उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि वो कई दिनों से स्क्रीम सुन रहे थे। लेकिन दूसरी कहती है कि उसने पहले ही ये बात उठाई थी और मैनेजर ने बस इतना ही कहा कि जब तक रेजिडेंट ठीक लग रहा है पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकियों को लगता है कि ये एक रिडिकुलस एक्सक्यूज है और वो इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। लेकिन मैनेजर कहता है कि वो ओनर को कॉल करेगा और बाद में उन्हें अपडेट देगा। वापस रूफटॉप पर सियांग धीरे धीरे होश में आता है। वो सोचता है कि एग्जैक्टली उसने क्या देखा, ये कहते हुए कि वो एक सपने जैसा लगा, सिवाय इसके कि वो किसी सपने से कहीं ज्यादा रियल था। वो अपने दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ता है, जैसे उसे एक ही बारी में काउंटलेस इमोशन से हिट किया गया हो, जैसे उसने इन्यूमरेबल जिंदगियां जी ली हों। जब वो उठता है तो वो देखता है कि सोर्ड अभी भी उसके पास पड़ी हुई थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने इसे कैसे बाहर निकाला, लेकिन जब वो उस होल को देखता है जहां ये एम्बेडेड थी तो उसका डर गायब हो जाता है और वो ओपनिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। फिर वो इसके साइज को नोटिस करता है। ये पूरा 1 मीटर लंबी थी जितनी ये वहां स्टक होते वक्त लग रही थी। ये एक जाइगेंटिक सोर्ड थी। जब वो इसे लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये इनक्रेडिबली हैवी है और वो उसे बेयरली ही होल्ड कर पाता है। वो उसके साथ वहीं उसके सीने पर गिर जाता है, लेकिन काफी ज्यादा एफर्ट के बाद वो इसे वॉल के सहारे टिकाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो इसे ध्यान से देखता है उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उससे कहती है कि ये एक वॉर की सोर्ड है। फिर वही आवाज कहती है कि ये थंडर और स्टॉर्म्स की बेरर है और ये इसका असली नाम नहीं है, बस एक नाम है जो कभी किसी ने इसे दिया था। सियांग सोचता है कि अब वो ऐसा क्यों है और अचानक से उसे इन चीजों के बारे में कैसे पता चल रहा है। फिर उसके माइंड में काउंटलेस मैसेजेस एको होने लगते हैं, उससे कहते हुए कि अगर वो फर्म रहता है तो उसे बस कभी झुकना नहीं है, लड़ने की करेज और विल को हमेशा बरकरार रखना है। किसी न किसी तरह वो शब्द उसे इंस्पायर करते हैं। वो उसे स्वॉर्ड को उस तरह से ग्रिप करने पर मजबूर करते हैं जैसे इसे पकड़ने के लिए बनाया गया हो। उसका दिमाग कॉम्बैट टेक्निक से भर जाता है और अपनी थॉट्स में वो उन्हें परफेक्टली परफॉर्म कर पाता है। वो फिगर आउट करता है कि उसे बस उन मूवमेंट्स को कॉपी करना है, लेकिन जब वो इसे रियल में करने की ट्राई करता है तो बस यही होता है कि वो फिर से स्वॉर्ड के नीचे दबकर गिर जाता और एक और स्क्रीम निकालता है। वापस उसके रूम में वो औरत जो उसकी देखभाल करती थी उसे मिलने आती है। आखिरकार उसने मदद के लिए उसे कॉल किया था क्योंकि स्वॉर्ड के वेट और फोर्स ने उसे इंजर कर दिया था। हालांकि वो सरप्राइज थी, वो कभी उसे कॉल नहीं करता था। पहले वो किसी चीज में बिजी थी, अपेरेंटली किसी से मीटिंग के बीचों बीच जब उसका फोन बजने लगा था। उसने उस आदमी से कहा कि उसे ये कॉल लेनी होगी और जिस मोमेंट उसने आंसर किया सियांग हेल्प मांग रहा था, तो उसने उस आदमी से माफी मांगी जिसके साथ वो थी और वहां से भाग आई। अब उसके रूम में वो एक्सप्लेन करती है कि उसे सिर्फ उसे देखने आने के लिए एक गाय को डिच करना पड़ा। फिर पूछती है कि क्या हुआ। वो चुप रहता है, लेकिन वो उससे फोर्स करती है पूछने को। उसने ऐसा क्या किया कि दोनों रिस्ट के लिगामेंट्स टेयर हो गए, यहां तक कि उसका हिप भी इंजर्ड लग रहा है। वो कहता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था, जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसने लगभग 2 साल से ठीक से 4 कदम भी नहीं चले थे, तो ये आइडिया कि वो वर्कआउट कर रहा था बिल्कुल अब्सर्ड लग रहा था। फिर उनके पास रखा फोन दोबारा बजने लगता है और जब वो आंसर करती है तो वो खुद को उसकी नर्स बताती है और पहली बार हमें उसका नाम सुनने को मिलता है। फोन पर ये किम बोरा थी। वो कहती है कि वो सियांग के रेगुलर चेकअप्स की इंचार्ज है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। अपेरेंटली कॉल करने वाला वही सिनिकल लैंडलॉर्ड था जो कंप्लेन कर रहा था। वो कहता है कि उसे इस रूम से बहुत सारी स्क्रीम सुनाई दे रही हैं और पूछता है कि सियांग कैसा है। बोरा रिप्लाई करती है कि वो ठीक लग रहा है और मेंटली स्टेबल भी लग रहा है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट को कुछ आवाज निकालने को कहती है ताकि उस आदमी को सुनाई दे सके कि वो सच में ओके है। सियांग एक आवाज के साथ आंसर करता है और अपना नाम बोलता है। बोरा कहती है कि ये काफी होगा और एक बार जब वो कॉल कट करती है तो वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बिल्डिंग के कई लोग नॉइस को लेकर कंप्लेन कर चुके हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है, इसे प्ले ऑफ करने की कोशिश करता है, फिर एडमिट करता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और चिल्लाना उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका था। उस मोमेंट उसकी नर्स उन सभी टाइम्स को याद करने लगती है जब उसने हॉस्पिटल में उसकी केयर की थी और ये सोचकर उसका दिल थोड़ा सा भर आता है। उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो उसके साथ और काइंडली ट्रीट करना शुरू करती है। वो कहती है कि वो उसकी बैंडेजेस रेगुलरली चेंज करेगी और एक बार जब वो अपना जॉइंट मूव करने लगे तो वो ये कास्ट हटा सकता है, लेकिन इसे ज्यादा पुश ना करे। वो आगे कहती है कि उसके लिए फ्रीक्वेंटली विजिट करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन वो हर ट्यूसडे और थर्सडे आने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि नेक्स्ट वीक अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाएगी। प्रोटैगनिस्ट इस पर रिजेंट करता है, उसे उसकी जरूरत नहीं थी और वो उसे देखना तक नहीं चाहता था। उसके जाने के बाद जब वो अपने बेड पर लेटा होता है तो वो उसके नीचे उस सोर्ड को देखता है। वो उसे दोबारा लिफ्ट करने की कोशिश करता है और इसे मैट्रेस के ऊपर रख देता है। उसके हाथों में अभी भी बहुत दर्द था, वो प्रैक्टिकली टूट चुके थे। फिर वही स्ट्रेंज वॉइस उसके दिमाग में दोबारा एको होने लगती है, उससे कहते हुए कि जो कोई भी कभी गिरता नहीं है वो कभी उठना नहीं सीखता। वो अभी भी इसे सुनकर थोड़ा अननर्व्ड था क्योंकि वो उस रूम में अकेला था और ना जाने क्यों वो वॉइस स्ट्रेंजली जानी पहचानी लग रही थी। वो वर्ड्स उसके माइंड में रिपीट होते रहते हैं, उससे ये कहते हुए कि सोर्ड लेकर भागो और इसे तब तक स्विंग करो जब तक एग्जॉस्शन तुम पर हावी ना हो जाए। उसका माइंड अभी भी एक मेस था, ये सोचते हुए कि इसका आखिर मतलब क्या है। एक सोर्ड स्विंग करने से वो स्ट्रॉन्गर कैसे बन जाएगा। ऑनलाइन एक क्विक सर्च करने के बाद उसे अलग अलग लोगों के अकाउंट्स मिलते हैं जो एक 2-हैंडेड सोर्ड के साथ 4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद अपने रिजल्ट्स डिस्क्राइब कर रहे थे। एक बार जब वो कई ऐसे मूवमेंट्स देखता है जो उसे सीखने हैं तो उसे पता था कि अब उसे यही पाथ फॉलो करना होगा।
जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ घूरता है, आवाज उससे यही कहती रहती है कि इसे तब तक स्विंग करो जब तक तुम एग्जॉस्ट होकर गिर ना जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी नर्स फिर से विजिट करती है और उसके हाथों की तरफ देखते हुए वो हैरान थी कि वो इतनी जल्दी हील कैसे हो रहे हैं। ऐसी किसी चीज को हील होने में अराउंड 3 वीक्स लगने चाहिए थे, फिर भी कैसे न कैसे वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था। वो पूछती है कि क्या उसने इसे स्पीड अप करने के लिए कोई अजीब सी मेडिसिन यूज की है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप ही रहता है और वो उसे वार्न करती है कि बस इसलिए कि वो बेटर फील कर रहा है तो ओवरडू मत करना, क्योंकि उसे अभी भी रेस्ट करने की जरूरत है और अगर कुछ हुआ तो सारा ब्लेम उस पर आएगा। वो थोड़ी अनॉयड लगते हुए वहां से चली जाती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसके जाने का वेट करता है। उसके बाद वो अपने हैंड्स फ्लेक्स करता है और रियलाइज करता है कि वो कंप्लीटली फाइन फील कर रहे थे। अब स्वॉर्ड हाथ में लिए उसके दिमाग में वो आवाजें बार बार गूंज रही थीं और जितना ज्यादा वो उन्हें सुनता उतना ही ज्यादा वो मोटिवेट होता चला गया। वो ये सोचने लगता है कि क्या वो आदमी जो उसकी मेमोरीज में था किसी तरह उस पर नजर रखे हुए है। उसके दिमाग में एक ही कमांड बार बार गूंज रही थी कि स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग करो जैसे इस पर उसकी लाइफ डिपेंड करती हो। और अपने हाथों में उस ब्लेड को लेकर वो अपनी फर्स्ट मूवमेंट्स ट्राई करने के लिए रूफटॉप पर जाता है। ये कोशिश बहुत बैडली फेल होती है। स्वॉर्ड कहीं ज्यादा हैवी थी। स्वॉर्ड को सिर्फ लिफ्ट करना ही पहले से एक चैलेंज बन चुका था, तो वो डिसाइड करता है कि शायद पहले अपना स्टैमिना रीबिल्ड करना बेटर रहेगा। उसे बाहर जाने, थोड़ा दौड़ने और कुछ एंड्योरेंस बिल्ड करने की जरूरत है। इस पॉइंट पर उसे नेबर्स की कोई परवाह नहीं थी। उसे स्टेयर्स पर कदम रखे हुए भी 2 साल हो चुके थे। उसकी मेमोरी में उस स्वॉर्ड का फॉर्मर ओनर 12 साल की उम्र में ही उसे लेकर दौड़ा करता था। तो फिलहाल के लिए उसे बस खाना है और तब तक दौड़ना है जब तक कि वो थोड़ी रियल एंड्योरेंस बिल्ड ना कर ले। स्वॉर्ड को अपनी पीठ पर स्ट्रैप करते हुए वो सोचता है कि वो कम से कम कुछ स्क्वाट्स तो कर ही सकता है। ये सब होने से पहले शायद वो अराउंड 30 स्क्वाट्स कर लेता था। तो अपनी पीठ पर स्वॉर्ड रखे अपनी बॉडी पर ट्रस्ट करते हुए उसे लगता है कि शायद वो 10 स्क्वाट्स तो मैनेज कर ही लेगा। लेकिन जब वो एक्चुअली में ट्राई करता है तो ये इडियट एक भी नहीं कर पाता और सीधा मुंह के बल रूफटॉप पर जा गिरता है। उसके दिमाग में आवाज बार बार यही एको करती है, स्वॉर्ड लेकर दौड़ो, इसे तब तक स्विंग करो जब तक थकान तुम पर हावी ना हो जाए। वो वापस अपने रूम में जाता है और एक हेवी मील खाता है। अपने बेड पर लेटे हुए वो कहता है कि उसे पेट भरा हुआ फील हो रहा है और खाने के बाद वो सूरज ढलने का वेट करता है ताकि स्टेयरवेल थोड़ी ज्यादा खाली हो जाए। फिर वो अपने पहले रियल चैलेंज की शुरुआत करता है, स्टेयर्स पर ऊपर नीचे दौड़ लगाना। जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू करता है उसे समझ आ जाता है उसे तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक उसकी पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए, जब तक वो और आगे मूव ही ना कर पाए। लेकिन सिर्फ एक फ्लाइट उतरने के बाद ही उसकी पूरी बॉडी रेक्ट फील होने लगती है और इसे और बुरा बनाने के लिए वो स्वॉर्ड के साथ नीचे गिर जाता है। जमीन पर पड़े हुए वो खुद से कहता है कि उसे चाहे जो हो जाए दौड़ते रहना होगा क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गर बनना है। तो धीमे पेनफुल कदमों के साथ वो उन स्टेयर्स पर ऊपर नीचे जाता रहता है, अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश करते हुए। जब तक वो वापस रूफटॉप पर आता है वो उन स्टेयर्स पर 4 राउंड ट्रिप्स लगा चुका था और अब उसे फील होता है कि वो और नहीं कर सकता। उसकी बॉडी कंप्लीटली स्पेंट हो चुकी थी। लेकिन तभी उन 8 क्लासमेट्स की मेमोरी जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था वापस दिमाग में घूम जाती है और ये उसके सीने में एक आग लगा देती है, उसे एक और बार करने के लिए पुश करते हुए। कई वीक्स गुजर जाने के बाद उसके रूम में जमा हुए वो सारे ट्रैश बैग्स एक साथ बाहर स्टैक कर दिए जाते हैं, जिससे एक काफी शॉकिंग साइट क्रिएट होता है। अपने सीने पर अभी भी उस स्वॉर्ड को रखे बेड पर लेटे हुए प्रोटैगनिस्ट को अपना पेट ग्राउल करता हुआ फील होता है। तो वो खाना बनाने के लिए उठता है। स्ट्रेंज बात यह थी कि वो जितना ज्यादा खाता है उसे उतनी ही और ज्यादा भूख लगने लगती है। यहां तक कि कुकिंग करते वक्त भी वो एक हाथ से अपने फोरआर्म को स्ट्रेच करता है। वापस रूफटॉप पर अब वो पूरे 100 पुशअप्स मार रहा है और एक ऐसे इंसान के लिए जो पहले एक भी नहीं कर पाता था ये एक मैसिव प्रोग्रेस थी। उसके दिमाग में वही आवाज उसे गाइड करती रहती है, ये कहते हुए कि एक्सरसाइजेस के बीच वो जितना कम टाइम रेस्ट करेगा उसकी स्किन और मसल्स के साथ साथ वो खुद भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट वापस खड़ा होता है और ट्रेनिंग रोकने से मना कर देता है, अपने पसीने की आखिरी बूंद तक बहाते हुए। वो उन स्टेयर्स पर फिर से दौड़ता है और इस बार वो 8 फुल राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करता है। इसके बाद अगला स्टेप स्वॉर्ड फॉर्म्स की प्रैक्टिस करना है और अब उसका गोल 100 स्विंग्स के साथ शुरुआत करना है। उसके दिमाग की वो आवाज उसे गाइड करती रहती है, उससे हर मोशन को जितना हो सके स्लोली परफॉर्म करने को कहती है ताकि वो स्वॉर्ड पर अपना बैलेंस और कंट्रोल बिल्ड कर सके। फिर वो उससे बार बार पूछती है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है और उसका रियल गोल आखिर क्या है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसका सिर्फ एक ही गोल है और वो है रिवेंज। वो हॉरिफिक सीन्स उसके माइंड में रीप्ले होते हैं, उस डिजायर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए, और जब वो वापस अपने बेड पर लेटता है तो उसकी अपीयरेंस में पहले से ही एक क्लियर चेंज आ चुका था। वो अब पहले से ज्यादा स्टर्डी लग रहा था और लंबा भी लग रहा था। उस दिन उसकी नर्स विजिट करने आती है, सरप्राइज देने के लिए एक मैसेज भेजकर वो ऑलरेडी उसके डोर पर खड़ी थी। लेकिन जब वो डोर खोलता है तो प्रोटैगनिस्ट पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो सोचती है कि उसे कैसे पता चला कि वो आने वाली है, लेकिन वो अभी भी कोई आंसर नहीं देता। उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद वो एग्जाम स्टार्ट करती है और पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है। वो हमेशा की तरह वही सेम आंसर देता है, हर चीज थोड़ी थोड़ी हर्ट करती है। वो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो कुछ अलग बोले और एडमिट करे कि उसकी रियल कंडीशन क्या है, लेकिन वो फिर रिपीट करता है कि हर चीज बस थोड़ी सी हर्ट करती है। और आखिरकार ये बात उसके नर्व्स पर लगती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि वो प्रैक्टिकली हील हो चुका है, जिसका मतलब है कि वो अब नॉर्मल चीजें दोबारा करना स्टार्ट करने के लिए रेडी है। फिर वो स्कूल का टॉपिक उठाती है, कहती है कि शायद अब उसके वापस जाने का वक्त आ गया है। अगर उसने ज्यादा वेट किया तो वहां के लोग उसे ओल्ड मैन बुलाने लगेंगे। वो उससे कहती है कि अगर वो रिटर्न करता है तो उसे कुछ फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि उसे दोबारा उस तरह की चीजों से ना गुजरना पड़े। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा पास आता है और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो कहता है कि वो अब कभी स्कूल वापस नहीं जाएगा। वो एक नर्वस टोन में आंसर करती है, पूछती है कि क्या उसने ठीक सुना, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे कुछ स्ट्रेंजली डिफरेंट नोटिस होता है।
फिर वो पूछती है कि वो इतना लंबा कब हो गया, क्योंकि जब वो पहली बार उससे मिली थी तो वो 1.60 मीटर्स का भी नहीं था, जबकि वो खुद 1.68 मीटर्स थी, तो वो उससे लंबी हुआ करती थी। वो उससे सीधे खड़े होने को कहती है और सोचती है कि उसने ये चीज पहले नोटिस क्यों नहीं की। उसके स्टमक की तरफ देखते हुए वो देखती है कि उसने मसल पुट ऑन कर ली है और किसी तरह उसकी हाइट भी अच्छी खासी बढ़ गई है। उसे पता था कि किड्स फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। जब वो उसकी बॉडी टच करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कितना मस्कुलर हो गया है और उसकी आंखें प्रैक्टिकली लाइट अप हो जाती हैं। सीन कट होता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी रूफटॉप ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और अब उसके पास अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, स्वॉर्ड को इतनी बार स्विंग करना ताकि उसे स्वॉर्ड की ब्लेसिंग मिल सके और वो और भी स्ट्रॉन्गर बन जाए, अपनी बॉडी और माइंड दोनों को उनकी लिमिट तक पुश करते हुए। उसका मानना था कि सिर्फ तभी वो ट्रू इंडोमिटेबिलिटी अर्न कर पाएगा और ऐसा करने के लिए उसे उस वॉर स्वॉर्ड को बिना रुके दिन में 10,000 टाइम्स स्विंग करना होगा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि ये सब मेमोरी के एक ऐसे फ्रैगमेंट से आ रहा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ये सब उस स्वॉर्ड को टच करने के बाद शुरू हुआ था। फिर भी वो हर रोज रिलेंटलेसली उन टीचिंग्स को फॉलो करता है। वो जानता था कि आगे जो आने वाला है वो उसके 10% तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन वो खुद को हार्डर और हार्डर पुश करता रहता है। फिर 1 साल गुजर जाता है। सिटी में एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। एक जायंट स्क्रीन पर वो वही यूजुअल पॉलिटिकल स्पीच देता है जो हर कोई देता है। उसका एक एड उसे कांग्रेचुलेट करता है, कहते हुए कि उसका ड्रीम फाइनली सच हो गया है। वो अब कोरिया का प्रेसिडेंट है। जोंग 21st इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुका था और ये आदमी प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत बुरी खबर था, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं। कोरिया में उसका एक एड अंदर आता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक कॉल आई है। ये शिंजिन ग्रुप की तरफ से थी जो उसे इलेक्शन जीतने पर कंग्रेचुलेट कर रहे थे, सेलिब्रेट करने के लिए। वो कहते हैं कि पूरी फैमिली को एक साथ लाया जाना चाहिए। फिर नया प्रेसिडेंट कुछ अनसेटलिंग कहता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि जिन बच्चों का यूनाइटेड स्टेट्स में रफ पैच चल रहा था वो वापस घर आ जाए। प्रोटैगनिस्ट अपने कंप्यूटर पर यह अनाउंसमेंट सुनता है। ये आदमी उस लड़की का फादर था जो उसके साथ हुए उस सब में इन्वॉल्व थी, तो उसे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि इस इलेक्शन का उसके लिए कोई अच्छा मतलब नहीं होगा। फिर भी ये सब उसे वो करने से नहीं रोक पाएगा जो उसे करना है। प्रेसिडेंट का एक स्टाफ मेंबर पास आता है और कहता है कि उसकी बेटी ने रिटर्न करने का डिसाइड किया है। उसका नाम सू जुंग है। उसे लगता था कि दूर रहने पर उसने सफर किया होगा, लेकिन अब तक वो बड़ी हो चुकी होगी। प्रेसिडेंट कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था और इस अलग बताए गए वक्त ने उनके पेरेंट्स को बिगर थिंग्स के लिए प्रिपेयर करने का चांस दिया। ये बोलकर वो एक सिनिस्टर लाफ हंसने लगता है। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमें फाइनली उस ग्रुप के 3 मेंबर्स दिखते हैं जिन्होंने प्रोटैगनिस्ट की लाइफ रूइन की थी। वो लड़की योजन है, राइट वाला लड़का सूहो है और व्हाइट हेयर वाला जुनहोक है। और हाँ, इनके नेम्स याद रखना काफी मुश्किल काम है। थोड़ा और आगे हमें 3 और लोग दिखते हैं। उनमें से एक रियुई है, ग्रीन या शायद ब्लॉन्ड हेयर वाला चंगू है, और जिसने अपने हेयर पीछे टाई किए हुए हैं वो दाहुन है। आपको प्रॉब्ली ये सारे नेम्स याद नहीं रहेंगे। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं। एक अरसे बाद पहली बार वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इतने टाइम अलग रहने के बाद वो पूछते हैं कि सब कैसे थे। उनमें से एक पूछता है कि सूहोन और सूजोंग कहाँ है, क्योंकि उनमें से सिर्फ 6 ही यहाँ थे जबकि टोटल 8 लोग थे। वो लड़की बताती है कि बाकी दोनों जापान चले गए थे और अभी आसपास नहीं है। उनमें से एक लड़की कुछ दिनों के लिए अपना हेड क्लियर करना चाहती थी और उनके स्प्लिट होने के बाद उनमें से 2 आखिरकार एक साथ रहने लगे। व्हाइट हेयर वाला कहता है कि यह पता लगाना हार्ड नहीं था कि वो कहाँ रहता है, और वो से उनका मतलब प्रोटैगनिस्ट से है। ब्लॉन्ड वाला पूछता है कि क्या वो कुछ सेटअप करने का प्लान बना रहा है, और वो कहता है ऑफ कोर्स उन्हें उस डिटेंशन में बिताए गए सारे टाइम के लिए उसे थैंक यू जो कहना है। सीन कट होता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंट के साथ फोन पर बात कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो अभी भी स्कूल वापस नहीं जाना चाहता और क्या वो हमेशा ऐसे ही जीने का प्लान बना रहा है। वो कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता। वो उसे कहती है कि वो बस उसकी परवाह करती है। उसे ये पता था और कॉल खत्म करने के लिए वो कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। उसकी आंट उसे इतना प्रेशर करने के लिए अपोलोजाइज करती है, लेकिन कहती है कि वो बस उसकी बहुत डीपली वरीड है। वो उन्हें बताता है कि उसे पता है वो सिर्फ उसकी कंसर्न की वजह से ऐसा कर रही है और ये ठीक है। वो कहती है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वो हेल्प के लिए उन्हें कॉल कर सकता है। फिर वो कॉल हैंग अप कर देते हैं। अब तक प्रोटैगनिस्ट लगभग मॉन्स्ट्रस बन चुका था और अपने दिमाग में वो उन सभी लोगों से डील करने की कसम खाता है जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने से कोई पहले से उस पर नजर रखे हुए था। सिग्नल चेक करने के बाद उस आदमी को रियलाइज होता है कि टॉप फ्लोर पर जो भी रहता है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। वो रेजिडेंट से कांटेक्ट करने का हर पॉसिबल वे ट्राई करते हैं, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई वहां प्रोटैगनिस्ट ही रहता है। ये उस ग्रुप के लिए इन्वेस्टिगेट करने वाले लोगों में से एक था जिसने उसे हर्ट किया था। बेसिकली कोई ऐसा जो उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इसी बात की तरफ पॉइंट कर रही थी कि वाकई प्रोटैगनिस्ट वहीं रहता है। ऑर्डर्स मिलने के बाद हम उन दोनों को एक कार में देखते हैं, इस बारे में बात करते हुए कि उन्हें उसके बारे में क्या क्या पता चला है। लेकिन व्हाइट हेयर वाला फ्यूरियस हो जाता है। उन्हें एक फोटो तक नहीं मिल पाई थी ये देखने के लिए कि वो अब कैसा लगता है। ब्लॉन्ड वाला कहता है कि वो लड़का कभी बाहर ही नहीं निकलता, तो उस पर स्पाई करना लगभग इम्पॉसिबल रहा है। व्हाइट हेयर वाला कर्सिंग करता रहता है, कहते हुए कि वो लड़का स्कूल तक नहीं जाता और अगर वो कभी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता तो उनके लिए कुछ भी करना बड़ा हार्ड होगा। शायद अकेला ऑप्शन उसके अपार्टमेंट में ब्रेक इन करना है। ब्लॉन्ड सजेस्ट करता है कि वो लॉक निपट लें और अंदर जाकर उसकी ठिकाने लगा दें। व्हाइट हेयर वाले को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है कि उसे हमेशा पता होता है कि उसे एंटरटेन कैसे करना है। फिर भी कुछ भी करने से पहले वो कहता है कि उसे पहले सू रायन से बात करनी होगी। शायद उसके पास पहले से ही अपने कुछ प्लान्स हों। सू रायन, अगर आपको याद नहीं है, तो उन 8 में से एक है जो अभी प्रेसिडेंट की बेटी के साथ जापान में है। व्हाइट हेयर वाला कहता है कि वो जापान में सिर्फ फूल अराउंड करने नहीं गया था, उसने प्रोबेबली याकुजा ज्वाइन कर लिया होगा।
और अगर ये सच है तो उसे जरूर एक अच्छा खासा वेलकम गिफ्ट मिला होगा। उसके हिसाब से सबसे बेस्ट गिफ्ट जो वो उसे दे सकते थे वो प्रोटैगनिस्ट को पकड़ना और उसे थाली में सजाकर उसके हवाले करना होगा। फिर पहली बार वो एक साथ सोशल मीडिया पर एक ग्रुप फोटो पोस्ट करते हैं। प्रोटैगनिस्ट इसे अपने फोन पर देखता है और लगभग फॉन्डली उसे घूरता है। उसकी आंखों में एक स्माइल तैर रही थी। कैप्शन में वो बाकी दोनों को भी जल्दी से जल्दी वापस आने को कहते हैं ताकि वो सभी फिर से एक साथ हो सके। ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जिसका प्रोटैगनिस्ट वेट कर रहा था और उन 8 लोगों के बीच वहां होने का उसका भी पूरा इंटेंशन था। डीप डाउन वो उस दिन का ईगली वेट कर रहा था जब वो सभी फाइनली रीयूनाइट हो जाएंगे। नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 आदमी उन्हें बताते हैं कि उन्हें लगा था कि वो कोरिया से थोड़ा और वक्त तक दूर रहेंगे, लेकिन सूजुंग के फादर प्रेसिडेंट बन गए थे जिसने कुछ चीजों को आसान बना दिया था और उनके रिटर्न का रास्ता खोल दिया था। पहली बार हम उन आखिरी 2 लोगों को देखते हैं। एक बार जब वो कार में बैठ जाते हैं तो वो रास्ते में बात करना शुरू करते हैं। वो सूजुंग और सूहुन हैं, उस 8 के ग्रुप के लास्ट 2 मेंबर्स। वो और लड़की दोनों ही बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। कार में वो इस बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वो कैसे मिले थे और अपेरेंटली ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान हुआ था। वो जापान में अपने टाइम के दौरान उनकी पूरी सपोर्ट के लिए उन आदमियों को थैंक यू कहते हैं। जवाब सिंपल था, फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं और उनकी फैमिलीज के इंटरेस्ट्स अलाइंड थे तो एक दूसरे की हेल्प करना एक नेचुरल सी बात है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि एक बार जब वो वापस लौटेंगे तो उनके करीब रहने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भेजे जाएंगे। अपने फोन पर उन आदमियों में से एक उन 8 में से एक बंदे का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो पहले प्रोटैगनिस्ट के साथ खेलेगा। वो उसका वेट करते करते थक गया है। इसी बीच एक स्पीडिंग कार में 2 आदमी प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। जब वो बिना किसी वजह के बहस कर रहे थे, एक कहता है कि वरी लेने की कोई बात नहीं है, उनके टारगेट ने तो हाई स्कूल तक फिनिश नहीं किया है। बॉल ड्राइवर सजेस्ट करता है कि उन्हें एक साथ अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये एक ब्रेक इन है। दूसरा बंदा कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, वो अकेला जाएगा। वो जॉब की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉइंटलेसली आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन उस स्टूपिड बैक एंड फोर्थ के बाद ब्लैक हेयर वाला कहता है कि वो उसे पकड़ेगा और ड्रैग कर वापस कार तक लाएगा। इसके साथ ही वो बिल्डिंग में एंटर करता है। डोर फोर्स करके खोलने के बाद वो प्रोटैगनिस्ट के रूफटॉप लेवल तक पहुंच जाता है। आसपास देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये जगह ऑलमोस्ट अबैंडन लग रही थी, यहां तक कि घर की कोई विंडोज भी नहीं थी। जब वो डोर के पास पहुंचता है, इससे पहले कि वो डिसाइड कर पाए कि क्या करना है, वो नोटिस करता है कि डोर पहले से ही खुला हुआ है। अंदर उसे बस एक वास्ट डार्कनेस दिखाई दे रहा था। अपने फोन पर टाइम देखते हुए उसका पार्टनर सोचने लगता है कि वो कहां रह गया। वो बंदा कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टाइम ले रहा था। शायद अकेले प्रोटैगनिस्ट की जगह पर जाने के बाद कुछ हो गया हो, तो वो खुद ऊपर जाकर ये फाइंड आउट करने का डिसाइड करता है कि आखिर चल क्या रहा है। जब वो रूफटॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि डोर ओपन है। वो अपने पार्टनर को स्टूपिड बोलकर बड़बड़ाता है। डोर ओपन छोड़ने से नेबर्स के लिए ये नोटिस करना आसान हो जाता है। जैसे ही वो प्रोटैगनिस्ट के रूम के पास आता है, वो अंदर झांकता है, लेकिन अचानक से उसे एकदम ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और अंधेरे में खींच लिया जाता है। बाहर थोड़ी देर बाद आसपास के कुछ वर्कर्स सोचना शुरू करते हैं कि वहां एक कार अबैंडन क्यों छोड़ दी गई है। वही सेम कार जिसमें वो 2 आदमी आए थे। उसके लिए किसी के वापस न आने पर उन्हें उसे टो करवाना पड़ेगा। उनमें से एक मेंशन करता है कि जिस बिल्डिंग के सामने ये पार्क्ड है वो पर्सनल सर्वेलेंस में है। दूसरा बंदा नर्वस लगता है और सोचता है कि क्या कुछ हुआ है। उसका कोवर्कर एक्सप्लेन करता है कि उनकी ये ड्यूटी है कि वो एरिया को रेगुलरली चेक करें और आगे एक स्ट्रेंज कार खड़ी देखकर उन्हें अलर्ट रहना चाहिए और इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। इसी बीच उन दोनों के रूम में वापस वो कंप्लेन करते हैं कि ऑलरेडी 11 बज गए हैं और प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट भेजे गए आदमियों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। ब्लॉन्ड उन्हें कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। व्हाइट हेयर वाला इम्पेशेंट हो जाता है और डिमांड करता है कि वो इसे किसी तरह फिक्स करे। तो ब्लॉन्ड आखिरकार अपने अंकल को कॉल करता है, वही आदमी जिसने सबसे पहले उन दोनों को हायर किया था। वो पूछता है कि क्या काम हो गया है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि उन्हें भी कोई अपडेट नहीं मिला। वो दोनों आदमी जैसे वैनिश्ड हो गए हैं। उसके अंकल सोचते हैं कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपना जॉब फिनिश क्यों नहीं किया। ब्लॉन्ड कहता है कि शायद वो लोग एमेचर्स थे और उन्होंने किसी तरह मिशन को बॉस्ट कर दिया। ये सुनकर अंकल गुस्से में फ्यूरियस हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि इस ब्रैट को अंदाजा तक नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। उसके सारे आदमी ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं और अगर यहाँ कोई एमेचर है तो वो खुद है। ब्लॉन्ड बोलता रहता है, कहते हुए कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो और व्हाइट हेयर वाला खुद वहां जाते उसे हैंडल करने के लिए। ये बात अंकल को सच में गुस्सा दिला देती है, स्पेशली क्योंकि सपोजिडली वो पहले से ही उन पर एक एहसान कर रहे थे। वो फोन पर उसे गालियां देते रहते हैं और प्रोटैगनिस्ट के रूम के अंदर उनके फोन्स बजते रहते हैं। जमीन पर उनकी बॉडीज पड़ी थीं, हॉरिबली मैंगल्ड। अंधेरे सिलुएट में हम प्रोटैगनिस्ट को देख सकते हैं, वही जिसने उन्हें ह्यूमन कारपेट में बदल दिया था। वापस इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आखिरी 2 भी एक साथ आ चुके थे, सूजुंग और वो दूसरा आदमी जिसका नाम मैं भूल गया। थोड़ा आगे चलकर वो नाम हो जुंग नाम की औरत से मिलते हैं। वो सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है और उसके पीछे खुद को प्रोफेसर यांग कहने वाला एक आदमी अपीयर होता है। प्रोफेसर यांग कहता है कि उन दोनों को देखे हुए काफी वक्त हो गया था। फिर आगे कहता है कि सूहुन के फादर उसे इमीडिएटली देखना चाहते थे। उसे ऑर्डर्स मिले थे कि वो उसे तुरंत लेकर आए, इसलिए लड़की को लड़के से अलग कर दिया गया और दोनों अपने अपने अलग रास्ते चले गए। सिटी में किसी और जगह एक आदमी ब्लॉन्ड वाले के अंकल से बात कर रहा था। अंकल फ्यूरियस थे, डिमांडिंग कि जो आदमी उन्होंने हायर किए थे आखिर उन्हें क्या हुआ, और ऑर्डर दे रहे थे कि उन्हें इमीडिएटली ढूंढो वरना उन्हें उसे अंजाम भुगतने होंगे। वो दूसरा आदमी भी पागल हो रहा था, ये सोचते हुए कि उसके आदमी आखिर कर क्या रहे थे। उन्हें अपना जॉब करना था और ये आदमी इन सारे ऑपरेशंस के पीछे की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। तो उसने आसपास अपने आदमियों को कॉल करना शुरू किया, ये पूछते हुए कि क्या किसी ने उस मिसिंग पैर को देखा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था और वो अब खुद परेशान होने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो उसने उस जगह खुद जाने का डिसाइड किया जहां उन्हें भेजा गया था।
जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि क्या वाकई में यही एड्रेस था। जब वो पार्किंग एरिया के पास पहुंचा तो उसने एक रेड नोटिस किया जिस पर लिखा था कि कार को इंपाउंडेड कर लिया गया है, और प्लेट नंबर चेक करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो व्हीकल उसकी ही ऑर्गेनाइजेशन का था। टाइम देखते हुए वो समझ गया कि वो दोनों वहां पहुंचे तो थे, लेकिन उसके बाद वैनिश्ड हो गए और उसके बाद कार टो करके ले गई। फिर सीन वापस ब्लॉन्ड वाले लड़के के अंकल पर कट होता है। जैसे ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं जिसे उन्होंने हायर किया था, उसके लीडर को ढूंढते हुए जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ एक डरा हुआ छोटा सा अंडरलिंग मिलता है। उसे देखकर अंकल पूछते हैं कि सब लोग कहां गए। वो आदमी कहता है कि बॉस और कई दूसरे लोग सियांग के घर गए हैं, जो एक्चुअली में प्रोटैगनिस्ट का घर था। फिर बॉस अपना फोन आंसर करता है। जब अंकल अभी भी गुस्से में सीधिंग थे, लीडर एक्सप्लेन करता है कि उनके पास एक प्रॉब्लम है। वहां भेजे गए 2 आदमी डिसअपीयर हो गए हैं और उस घर के अंदर कुछ बहुत अजीब चल रहा है। शायद कुछ बहुत बुरा हुआ है। अंकल पूछते हैं कि क्या उसने इसे सेफली हैंडल करने के लिए और आदमी बुलाए हैं। लीडर कहता है कि वो उस जगह को चेक करने जा रहा है और वो अपने साथ अपने ढेर सारे गाइज को ले आया है। एक लार्ज ग्रुप इकट्ठा करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर मूव करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़ते हैं, लीडर उन्हें कहता है कि उसे पकड़ लो और शो नो मर्सी। जब वो रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो वो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब लीडर अभी स्टेयर्स पर ही था उसे सिर्फ स्क्रीम सुनाई देती हैं। पहले तो वो अज्यूम करता है कि मिशन ओवर हो चुका है, काम तमाम हो गया। हालांकि इतनी ज्यादा स्क्रीमिंग के साथ शायद उसके आदमियों ने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी थी। लेकिन जब वो स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका एक आदमी क्रिटिकल कंडीशन में वहां गिरा है। शायद वो पहले ही मर चुका था। उसका फेस सब कुछ बयान कर रहा था। वो एब्सोल्युटली टेरिफाइड था। जैसे ही वो डोर की तरफ आगे बढ़ा, उसने एक ह्यूज बीस्ट देखा, और वो बीस्ट हमारा प्रोटैगनिस्ट था, जो पहले से कहीं ज्यादा मॉन्स्ट्रस लग रहा था। उसे देखते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और वो हिलने तक के काबिल नहीं बचा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, आखिर ये कौन था। प्रोटैगनिस्ट ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। उसने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। कुछ वक्त बाद उस बिल्डिंग की फीमेल टेनेंट्स में से एक वहां के एक वर्कर को उन स्क्रीम्स के बारे में बता रही थी जो उन्होंने सुनी थी। उसने कहा कि वो इतनी डरी हुई थी कि इन पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाई थी। पुलिस कहती है कि वो पेरीमीटर चेक करेंगे। उन्हें पता था कि सिक्योरिटी कैमरास ने कई गैंग मेंबर्स को बिल्डिंग में एंटर करते हुए कैच किया था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़ते हैं, वो नोटिस करते हैं कि डोर टूटा हुआ है और उसका लॉक जमीन पर पड़ा है। वो काफी शेकन लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें चेक तो करना ही था। जब वो डोर पर पहुंचते हैं तो भले ही वो खुला हुआ था, वो फिर भी नॉक करते हैं। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट फ्रेम में अपीयर होता है और उसका हेड पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो एकदम मॉन्स्ट्रस लग रहा था। पुलिस उसकी अपीयरेंस देखकर स्टन रह जाती है, लेकिन जब वो उसके पीछे देखते हैं तो उन्हें एक हॉरिफाइंग नजारा दिखता है। उन सारे आदमियों का एक बड़ा सा पाइल जिन्होंने उसके अपार्टमेंट पर इन्वेड करने की कोशिश की थी। प्रोटैगनिस्ट ने उनमें से हर एक को विदाउट मर्सी ठिकाने लगा दिया था। पुलिस और एम्बुलेंसेस ने जल्दी ही पूरे एरिया को घेर लिया। कार से आते हुए ब्लॉन्ड लड़के का अंकल सोचता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। स्ट्रेचर्स की तरफ देखते हुए वो कई बॉडीज को बाहर ले जाते हुए देखता है, जबकि अपस्टेयर्स पुलिस प्रोटैगनिस्ट को क्वेश्चन करती है और वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास अभी सिटीजन रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है क्योंकि वो अभी तक 18 का नहीं हुआ है। वो बताता है कि उसका नाम सेयांग है और वो नंगवैंग हाई स्कूल जाया करता था, लेकिन उसने सेकंड ईयर में ही ड्रॉप आउट कर लिया था और सभी लोग इसकी वजह पहले से जानते थे। पुलिस हैरान थे कि क्या ये वाकई वही लड़का है और वो स्टेशन वापस सब कुछ रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद हर किसी को इमीडिएटली सीन छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि भले ही वो करीब 2 मीटर लंबा था, वो अभी भी 18 का नहीं था। वो ऐसे किसी माइनर के खिलाफ इजीली एक्शन नहीं ले सकते थे, स्पेशली उसकी हिस्ट्री जानते हुए। अगर वो उसके साथ कुछ भी करते तो मीडिया उनकी धज्जियां उड़ा देती। तो उन्हें रियलाइज होता है कि उसे अरेस्ट करना या पनिश करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इस पर केयरफुली डिस्कस करना होगा। फिलहाल के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि बेस्ट मूव यही होगा कि सीन को क्लियर कर दिया जाए और इसे बाद में फिगर आउट किया जाए कि इसे कैसे हैंडल करना है। वो दोनों ऑफिसर्स इमीडिएटली वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं। वापस अपने रूम में जो कुछ भी हुआ उस सब के बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी आंट को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स जाने का डिसीजन लिया है। उसकी आंट पूछती है कि क्या वो श्योर है। उनकी आवाज से इस डिसीजन की खुशी साफ झलक रही थी। वो कहती है कि वो उसके अंकल से बात करेंगी और सारी डिटेल्स अभी सॉर्ट आउट कर लेंगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अभी इसका वक्त नहीं आया है। अभी नहीं, बाद में। वो कहता है कि वो 1 साल ट्रैवल करना चाहता है और उसका पहला गोल पूरा कोरिया देखना है, क्योंकि वो अभी अंडर एज है। वो अकेले वाकई किसी दूसरी कंट्री में ऑफ ट्रैवल नहीं कर सकता, तो अभी के लिए वो पहले कोरिया को एक्सप्लोर करेगा। उसकी आंट कहती हैं कि कोरिया में 1 साल बिताने से उसकी स्टडीज और भी डिले हो जाएंगी, क्योंकि वो शायद वहां भी स्कूल नहीं जाएगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो सिर्फ लंबे वक्त तक बाहर रहना चाहता है। वो अपने फेस पर उस विंड को फील करना चाहता है। उसे लगता है कि इससे उसके माइंड को थोड़ी शांति मिलेगी। वो अपनी आंट से कहता है कि वो बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है और अगर वो कुछ दिनों तक कॉल ना करे तो उसकी फिक्र मत करिएगा। उसकी आंट कहती हैं कि वो उसके लिए एक रूम ओपन रखेंगी और वो जब चाहे उनके घर आ सकता है। वो जो चाहे कर सकता है, उसे बस टाइम टू टाइम उन्हें कॉल करते रहना होगा ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो ध्यान रखेगा और फिर कॉल हैंग अप कर देता है। सिटी में एक दूसरी जगह वो व्हाइट हेड वाला लड़का और ब्लॉन्ड इस सारी सिचुएशन के बारे में अभी भी फ्यूरियस थे। प्रोटैगनिस्ट को उठवाने का मैसेज भेजे हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे और उनकी तरफ से एक सिंगल मैसेज तक वापस नहीं आया था। व्हाइट हेयर वाला ब्लॉन्ड को कॉल करता है पूछते हुए कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि वही था जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया था। ब्लॉन्ड कहता है कि वो उन्हें लगातार कॉल कर रहा है लेकिन कोई आंसर नहीं करता। व्हाइट हेयर वाला स्नैप्स करता है कहते हुए कि उससे एक सिंपल जॉब करवाने तक का बंदोबस्त नहीं होता और ये सच में एक पैथेटिक इनकॉम्पिटेंस है। ब्लॉन्ड भी गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ वक्त तक कॉल ना करे। कॉल हैंग अप करने के बाद वो अभी भी फ्यूमिंग रहा था जब उसका फोन दोबारा बजने लगा। वो आंसर करता है और सुनता है कि सू हुन उससे मिलना चाहता है।
वो पूछता है कि उसे कहाँ आना है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मिलने से पहले उसे कुछ लेकर आना होगा। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि जो चीज उसे लाने के लिए कहा गया था वही चीज जो सूहुन चाहता था वो एक्चुअली उस अपार्टमेंट की फोटोज और प्रोटैगनिस्ट की लोकेशन थी। सूहुन पूछता है कि क्या वो वाकई उस रूफटॉप रूम में रहता है। वो इस बात पर अनॉयड था कि उसकी एक भी प्रॉपर फोटो उनके पास नहीं थी। फिर भी वो लोग अब अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं ताकि जब वो अपना प्लान एक्शन में लाएं तो उनका कोई ट्रेस ना छूटे। फिर वो सारी डिटेल्स सूहुन के हाथ में पकड़ा देता है ताकि वो उन्हें स्पेशल फोर्सेस तक पास कर सके। वो कहता है कि पिछली बार जब वो प्रोटैगनिस्ट के पीछे गए थे तो वो कुछ ज्यादा ही केयरलेस थे, लेकिन इस बार वो हर पॉसिबल प्रिकॉशन बरतेंगे। उसके फेस के एक्सप्रेशंस वही गुस्सा बयान कर रहे थे जो जुवेनाइल डिटेंशन में बिताए गए उन 2 सालों से वो आज तक दबाए बैठा था। ब्लॉन्ड अनयूजुअली उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। अपैरेंटली सूहुन उस ग्रुप का लीडर है और अपने आसपास मौजूद हर किसी को इंटिमिडेट करता है। वो पूछता है कि क्या उस व्हाइट हेयर वाले लड़के ने वो मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि वो पहले प्रोटैगनिस्ट के साथ खेलेगा, और ब्लॉन्ड से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन ब्लॉन्ड कहता है कि वो वाकई इस बारे में श्योर नहीं है और इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूहुन पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है और वो कहता है हाँ, उसने उससे कभी झूठ नहीं बोला। उन मेंबर्स में से एक रिपोर्ट करता है कि प्रोटैगनिस्ट की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है और स्पेशल फोर्सेज उसे करीब 1 घंटे में वहां उठा लाएंगी। सूहुन थोड़ा स्माइल करता है। अब उसे आखिरकार प्रोटैगनिस्ट से अपना बदला लेने का मौका मिल जाएगा जिसने उसे पूरे 2 साल जुवेनाइल डिटेंशन में रखा था। सबके जमा होने के बाद वो सभी प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट के बाहर वेट करने निकल पड़ते हैं। इसी बीच 2 और आदमी वहां भेज दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे खेलने के लिए 2 और टॉयज मिलने वाले हैं। जब वो रूफटॉप पर पहुंचते हैं तो एक अपने पार्टनर को कहता है कि टारगेट अभी सिर्फ 18 साल का है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने हाथ नहीं रोकने चाहिए। वहां पहुंचकर वो नोटिस करते हैं कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। उसका पार्टनर डोर की तरफ घूरता है और अचानक डर जाता है, कहते हुए कि अंदर कोई वाइल्ड बीस्ट है। बॉल्ड आदमी पूछता है कि वो किस बारे में बकवास कर रहा है, ये सोचते हुए कि शायद उसका मतलब किसी पागल कुत्ते या ऐसी ही किसी चीज से है। उसका पार्टनर कहता है नहीं, आसपास भी नहीं, वो सच में एक वाइल्ड बीस्ट है। बॉल्ड आदमी कहता है कि ऐसी कोई चीज सिटी के बीचों बीच जिंदा नहीं रह सकती और वो कंप्लीटली नॉनसेंस बात कर रहा है। फिर भी वो अपने मिशन के साथ कंटिन्यू करते हैं और बिल्डिंग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि बॉल्ड आदमी डोर खोल पाता, प्रोटैगनिस्ट उसे इतनी जोर से पंच मारता है कि डोर अपने हिंजेस से उखड़कर दूर जा गिरता है। उसका पार्टनर फिर भी उसे हिट करने की कोशिश करता है और किसी तरह एक पंच लैंड भी कर देता है, लेकिन इससे एसेंशियली कुछ नहीं होता। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना क्लेंच्ड फिस्ट सीधा उसके अंदर दे मारता है और उसे भी जमीन पर पूरी तरह से फ्लैट कर देता है। वो बॉल्ड आदमी अभी भी जिंदा था, कम से कम फिलहाल के लिए। वापस सूहुन और बाकियों की तरफ आते हैं। वो एक बंदे से पूछता है कि वो उन बाकी दोनों के साथ क्यों नहीं गया। वो आदमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो बॉल्ड आदमी और वो बड़ा वाला दोनों ही प्रोस थे और उनका टारगेट सिर्फ 18 का था। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फ्राउन करता है जब वो देखता है कि कॉल उस बॉल्ड आदमी की है जिसे उन्होंने वहां भेजा था। जिस मोमेंट वो आंसर करता है उसका एक आदमी चिल्ला रहा था। वो उस आवाज को तुरंत पहचान लेता है। ये केंटा था, ग्रुप का बड़ा आदमी जो फोन पर जोर जोर से येल कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट उस फोन पर पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन इससे पहले कि केंटा अपनी बात पूरी कर पाता कॉल कट होने वाली होती है। ये रियलाइज करते हुए कि उसे उससे कुछ यूजफुल नहीं मिलेगा, प्रोटैगनिस्ट उस बॉल्ड आदमी को यूज करने का डिसाइड करता है ताकि वो उसे वहां ले जाए जहां बाकी सब जमा है। बॉल्ड आदमी बताता है कि वो जगह उसके अपार्टमेंट से 10 मिनट दूर है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में वहां पहुंच सकता है। इसके साथ वो कार में बैठ जाता है, लेकिन उससे पहले वो कार की रूफ फाड़कर निकाल देता है। वो इतना ह्यूज है कि वरना वो अंदर फिट ही नहीं हो पाता। केंटा बैक सीट पर है और वो सीधा सूहुन की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। फोन पर जो आदमी था वो पैनिक साउंड कर रहा था और बाकी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। वो उन्हें इमीडिएटली वहां से निकलने को कहता है। मिशन अपैरेंटली फेल हो चुका था। अगर वो सेफ रहना चाहते हैं तो उन्हें सीधा घर जाना होगा। सूहुन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रोटैगनिस्ट जैसे लूजर को पकड़ने में फेल हो गए। वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, उन्हें अभी किसी सेफ जगह पहुंचना होगा। वो बार बार यही रिपीट करता है कि हर किसी को वो जगह छोड़नी होगी। सूहुन पूछता है कि क्या कोई आ रहा है, जो क्लियर इस बात से अनहैप्पी था, जबकि लाइन पर मौजूद आदमी बहुत फ्यूरियस साउंड कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर एंटर हुआ और एक जोरदार स्क्रीम गूंज उठती है। बाहर प्रोटैगनिस्ट आ चुका था, उसके हाथ में सोर्ड थी। स्ट्रीट पर लोग उसे फिल्म कर रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे। वो उस बॉल्ड आदमी से पूछता है कि वो लोग किस रूम में हैं, और आंसर मिलता है 8th फ्लोर। क्राउड उसके साइज और उसकी स्वॉर्ड को घूरती है, ये सोचते हुए कि वो शायद किसी मूवी की शूटिंग देख रहे हैं। लेकिन एक औरत कार की बैक सीट में देखती है और उसे केंटा दिख जाता है, और उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह पैनिक हो जाती है। ये कोई मूवी बिल्कुल नहीं थी, ये सब रियल था। ऊपर रूम में वो थग्स भी नर्वस होने लगते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है या बाहर से वो सारी स्क्रीम्स क्यों आ रही हैं। उनमें से एक कहता है कि बिल्डिंग में 3 स्टेयरवेल्स हैं, तो उन्हें अलग अलग होकर भागना चाहिए। सूहुन कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, लेकिन वो चाहे जहां भी जाए, हो सकता है कोई बाहर वेट कर रहा हो या उनमें से किसी से स्टेयर्स पर टकरा जाए, तो अलग अलग होना ही उनका बेस्ट शॉट है। ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है, इंसिस्ट करते हुए कि वो आदमी डेफिनेटली उनकी प्रोटेक्शन कर सकता है। लेकिन सूहुन कहता है कि उनमें से किसी एक को नीचे जाकर पुलिस को कॉल करनी चाहिए। वो लड़की कहती है कि वो उसके साथ जाएगी और उसके आर्म से क्लिंग जाती है। वो सूहो को बैक स्टेयर्स लेने को कहता है और ब्लॉन्ड लड़के को दूसरी स्टेयरवेल यूज करने को कहता है। वो हायर्ड मैन सूहो और उस लड़की के साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो क्लाइंट्स थे और जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। आखिर में वो ब्लॉन्ड लड़का अकेला रह जाता है, जबकि सूहो बाकियों के साथ निकल जाता है। जैसे ही वो स्टेयर्स से नीचे उतरना शुरू करते हैं, प्रोटैगनिस्ट पहले से ही ऊपर चढ़ रहा था।
अब सवाल बस ये था कि उसे पहले कौन सा ग्रुप मिलेगा। ब्लॉन्ड लड़का स्टेज से नीचे आ रहा था, बुरी तरह टेरिफाइड, जबकि सूहो और उसका ग्रुप तब तक डिसेंड करता है जब तक वो एक डोर तक नहीं पहुंचते और दूसरी तरफ उन्हें पुलिस मिलती है। वो उन्हें देखकर रिलीव्ड फील करते हैं, ये सोचते हुए कि वो किसी तरह बाहर निकल आए हैं। लेकिन ब्लॉन्ड लड़का इतना लकी नहीं था। बिना कुछ रियलाइज किए उसे एक जोरदार हिट लगती है और वो इंस्टेंटली ब्लैकआउट हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे याद तक नहीं होता कि आखिर हुआ क्या। फिर वो देखता है कि प्रोटैगनिस्ट ठीक उसके सामने खड़ा है। वो सोचता है कि आखिर ये आदमी है कौन, और उसके बगल में वो बॉल्ड आदमी, वही हायर्ड बंदा जिसने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। ये सच में एक हॉरिफाइंग साइट थी। ब्लॉन्ड लड़का इमीडिएटली पैनिक करने लगता है और हकलाते हुए कहता है कि वो अब शुरू कर सकते हैं। वो बार बार पूछता रहता है कि आखिर वो आदमी है कौन। प्रोटैगनिस्ट को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसने जो कुछ भी किया उस सब के बाद भी ये आदमी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, जबकि उसने खुद उसे कभी नहीं भुलाया था। उसे बहुत क्लियरली याद था कि उस बास्टर्ड ने क्या क्या किया था। बाहर पुलिस बिल्डिंग को घेर रही थी और ये पूरी सिचुएशन एकदम ब्लो अप हो चुकी थी। एक विंडो से देखा जाए तो ब्लॉन्ड लड़के को अभी भी इस बात का रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे हॉस्टेज बना लिया था। नीचे खड़ा एक ऑफिसर सोचता है कि आखिर वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है। सियांग उस ब्लॉन्ड लड़के को उसके नाम से बुलाता है, चांग जियू। चांग जियू सुनते ही फ्रीज हो जाता है, ये सोचते हुए कि इसे उसका नाम कैसे पता और आखिर ये आदमी है कौन। फिर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए प्रोटैगनिस्ट अपना सच रिवील करता है। वो टीएई सियांग है, वही लड़का जिसे चांग जियू ने टॉर्मेंट किया था और उस सारी सफरिंग से ड्रैग किया था। उसके फेस पर डेस्परेशन फैल जाती है। अब उसे एग्जैक्टली पता था कि ये कौन है और उसने जो कुछ भी किया था वो सब उसके दिमाग में रश करने लगता है। नीचे पुलिस ये नाम सुनती है और इमीडिएटली उसके ऊपर सर्च ऑर्डर करती है। इसी बीच चांग जियू अभी भी इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये मॉन्स्टर भला सियांग कैसे हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि 3 साल पहले ग्वांगहामोन के सामने 2 लोगों ने, टीएई चोंगसंग और गो युनजिन ने, आग की उन लपटों में अपनी जान दे दी थी। वो दोनों उसके पेरेंट्स थे। नीचे खड़ा हर शख्स उस स्टोरी को जानता था। जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है वहां पैनिक फैल जाता है। जो आदमी ये सब कर रहा है वो वही छोटा लड़का है जिसने अपने पेरेंट्स को खोने के बाद 9 महीने कोमा में बिताए थे। एक ऐसा सैक्रिफाइस जिसे मीडिया ने पब्लिक ट्रेजेडी बना दिया था। फिर वो अपनी पीठ से स्वॉर्ड निकालता है और उसे अपने पैरों के पास प्लांट कर देता है। वो उस ब्लॉन्ड को उसकी नेक से पकड़ता है और वो किड इमीडिएटली पैनिक करना शुरू कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ चेन्ड हैं और वो अपनी मां को पुकारना शुरू करता है, फिर अपने बाप को, जो प्रोटैगनिस्ट को और भी ज्यादा इन्फ्यूरिएट कर देता है क्योंकि यही वो इंसान था जिसने उसे उसके पेरेंट्स से दूर किया था। वो कहता है कि उस लड़के के पेरेंट्स ने इस तरह की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए पहले ही अपनी लाइफ से पे कर दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसने उसके साथ जो कुछ भी किया अब उसके लिए वो इन सबको अपनी जान देकर पे करवाएगा। जब वो बाहर ये सब कह रहा होता है ये पूरी चीज लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। न्यूज रिपोर्ट करती है कि स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में किसी को हॉस्टेज बना लिया गया है और स्वॉट और पुलिस दोनों पहले ही पहुंच चुकी थी। लोग सोचते हैं कि क्या ये वाकई उस कपल का बेटा है, और भले ही 3 साल गुजर चुके थे उसे अभी भी एक माइनर ही होना चाहिए था, लेकिन उसकी अपीयरेंस देखकर वो कहीं से भी टीनेजर नहीं लग रहा था। उनके आसपास हर चीज कंप्लीट केओस में बदल रही थी। वहां हर तरह की पुलिस यूनिट मौजूद थी। नीचे खड़े ऑफिसर्स उस लड़के की फुल फाइल मांगते हैं और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर एक डीप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं। वो ये भी कंफर्म करते हैं कि वो ब्लॉन्ड किड एजिस सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट का बेटा है, और ऑफिसर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है। आखिरकार एजिस कोरिया की सबसे बड़ी होम सिक्योरिटी कंपनी है और ये लड़का भी 3 साल पहले वाले उस केस से जुड़े डिफेंडेंट्स में से एक है। उसे लगता है कि अगर ये ब्लॉन्ड वाकई में इसमें इन्वॉल्व था और स्वॉर्ड वाला वो आदमी सच में सियांग है तो ये लड़का सीरियस डेंजर में है। वो प्रोटैगनिस्ट के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता रहता है, पूछता है कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, लेकिन सियांग ये क्लियर कर देता है कि वहां कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। ऑफिसर उससे भीख मांगता रहता है कि वो बताए कि आखिर उसे चाहिए क्या, जबकि हेलीकॉप्टर्स उस बिल्डिंग के ऊपर सर्कल लगा रहे थे। प्रोटैगनिस्ट रिपीट करता है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, उसे सिर्फ एक अनाउंसमेंट करनी है। फिर वो इसमें इन्वॉल्व हर एक इंसान का नाम लेना शुरू करता है। वो 8 लोग जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया, एक एक करके वो उनकी लिस्ट काउंट करता है, इंक्लूडिंग किम चांग जियू जो ठीक उसके बगल में था। वो डिक्लेयर करता है कि वो सब के सब उसके हाथों मारे जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी मरेंगे, उनकी बाकी फैमिलीज, ब्रदर्स और सिस्टर्स सहित। उनमें से आखिरी शख्स तक प्रोटैगनिस्ट के हाथों ही गिरेगा। और ये वही अनाउंसमेंट थी जो उसने पूरी दुनिया के सामने की थी। वो कहता है कि चाहे वो पुलिस बुलाएं या आर्मी, उसे जो करना है वो करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, और उन्हें इस हर चीज का हिसाब चुकाना होगा जो उन्होंने उसके साथ की। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ब्लॉन्ड लड़का एक आखिरी अटेम्प्ट करता है जो ऑनेस्टली इनक्रेडिबली स्टूपिड होता है। वो कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ टेरेबल होगा, क्योंकि उसका बाप एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। लेकिन उस स्वॉर्ड को ग्रिप किए हुए प्रोटैगनिस्ट इतना फ्यूरियस था, वो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या इस बच्चे को अभी भी लगता है कि वो स्कूल वाला वही इडियट है, अभी भी वही कावर्ड है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के फेस पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, रेज। कैमरास के अंदर सीधा देखते हुए वो सबको ध्यान से देखने को कहता है। ये किसी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से कम नहीं था। फिर अपनी स्वॉर्ड के साथ वो उस किड का सिर धड़ से अलग करके हवा में उड़ा देता है। उस सीन ने हर किसी को साइलेंट और स्टंट कर दिया। उस दोपहर कुछ बहुत ही शॉकिंग हुआ था। सियांग का नाम अब कोरियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए छपने वाला था। खैर, कंटिन्यू करते हैं। चांग जियू का फादर ये सब अपने टैबलेट पर देख रहा था। उस पल वो पूरी तरह से रेज में था और बार बार यही रिपीट कर रहा था, उसकी मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। सिर्फ उसके फेस से ही आप बता सकते थे कि वो आदमी अंदर तक शेकन था। चेयरमैन जो कि सू जुंग के फादर भी थे, वो भी ये सब देख रहे थे, और यहां तक कि वो भी स्टंट लग रहे थे। वो फोन उठाते हैं और इमीडिएटली पुलिस कमिश्नर से कनेक्ट करने को कहते हैं। जो आदमी आंसर करता है वो ली बाइक था, और चेयरमैन उससे कहते हैं कि उन्हें इमीडिएटली प्रोटैगनिस्ट को शूट करने का ऑर्डर देना चाहिए।
वापस बिल्डिंग की तरफ नीचे खड़ा ऑफिसर अभी भी ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या। तभी उसका फोन बजता है और जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि फायर करने की ऑथराइजेशन मिल चुकी है। उन्हें ये अभी करना होगा। एक स्नाइपर पहले से ही पोजीशन में था और बाकी दूसरी तरफ स्टेशन थे। एक बार जब सभी रेडी हो जाते हैं तो प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है, केयरफुली अपनी आंखों से उन्हें ट्रैक करते हुए। फिर उनमें से एक अपना ट्रिगर पुल करता है, ये श्योर होकर कि उसने सीधा प्रोटैगनिस्ट के हेड पर हिट किया है। वो इमीडिएटली रिपोर्ट करता है कि टारगेट एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन जब वो पास से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि शॉट की गोली स्वॉर्ड पर जा लगी है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया था। नीचे ऑफिसर को नए ऑर्डर्स मिलते हैं, उन्हें फॉर रियल फायर करना था। तो वो हर किसी को कमांड पास कर देता है और वहां गोलियों की बारिश इरप्ट हो जाती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अब बिल्डिंग पर नहीं था। एक ह्यूज लीप के साथ वो काफी दूर जंप करता है। जैसे ही वो लोग उसकी मूवमेंट को फॉलो करते हैं, वो एक पोल का यूज करके नीचे स्लाइड करता है, कार्स के टॉप के ऊपर से स्किमिंग करते हुए, और फिर इजीली जमीन पर लैंड कर जाता है। पास खड़ी एक पुलिस कार को स्पॉट करते हुए वो उसे वापस उन्हीं पर फेंक मारता है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ऑफिसर अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जब वो उन फ्लेम्स की तरफ देखता है तो प्रोटैगनिस्ट उसके अंदर से बाहर निकलता है और वो क्लियरली वहां बातें करने नहीं आया था। ऑफिसर सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि ये कहीं से भी ह्यूमन नहीं लग रही थी। वो अपने आदमियों को उससे एंगेज करने के लिए रेडी होने का ऑर्डर देता है और उन्हें फायर करने की क्लियरेंस दे देता है। लेकिन इससे पहले कि शूटिंग स्टार्ट होती, प्रोटैगनिस्ट ऊपर जंप करता है और उनकी नजरों से वैनिश हो जाता है। फिर ब्लाइंडिंग स्पीड पर मूव करते हुए वो अचानक से ठीक उनके पीछे अपीयर होता है और दोनों शूटर्स को टेक डाउन कर देता है। ऑफिसर ऑर्डर्स बार्क करता रहता है, सबको अपना सब कुछ यूज करने को कहता है। एक स्नाइपर प्रोटैगनिस्ट का क्लियर व्यू लेने में कामयाब हो जाता है और फायर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि बुलेट उसके फेस तक पहुंच पाती, प्रोटैगनिस्ट उसे अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। ऑफिसर चिल्लाता रहता है कि उसे किसी तरह रोको, उनके पास जो भी वेपन्स हैं सब यूज करो। तो हर कोई एक साथ फायर ओपन कर देता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट हर एक शॉट रिफ्लेक्ट करता हुआ लगता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और हर चीज को ब्लास्ट करके उड़ा देता है, अपने लिए एक ह्यूज पाथ काफ करते हुए, और अपने सामने आने वाले हर किसी का वाइप आउट कर देता है। ऑन साइट मौजूद रिपोर्टर्स को यकीन नहीं होता कि जो वो देख रहे हैं वो रियल है, और रास्ता क्लियर करने के बाद प्रोटैगनिस्ट एक बहरा कर देने वाली स्क्रीन निकालता है। इसी बीच एक हॉस्पिटल में सू रियून और सूजुंग उसे देखकर टेरिफाइड लग रहे थे। वो लड़की फुल पैनिक में थी और वो लड़का लिटरली कांप रहा था। प्रोटैगनिस्ट के शब्द उसके दिमाग में बार बार पाउंड कर रहे थे। वापस सीन पर प्रोटैगनिस्ट आखिरकार उन सबसे बच निकलता है। लेकिन जहां ये सब हुआ था वहां एक ह्यूज फायर ब्रेकआउट हो जाती है और हॉस्टेजेस को बुलाया जाता है। जब इंजर्ड लोगों को ट्रीट किया जा रहा था तो इंचार्ज ऑफिसर डियोंग नाम के एक आदमी को इंटेरोगेट करता है। अपेरेंटली एक पॉइंट पर प्रोटैगनिस्ट ने इस आदमी को क्वेश्चन किया था और पूछा था कि वो हॉस्टेजेस कहां गए हैं। वो हॉस्टेजेस सू रियून और सूजुंग थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। उस आदमी ने प्रोटैगनिस्ट को उनकी लोकेशन बता दी थी। वो मरना नहीं चाहता था। जब ऑफिसर ये सुनता है तो वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि ये एक मैसिव प्रॉब्लम थी। इससे बेसिकली उनकी लाइव्स डेंजर में आ गई थी। तो वो उस आदमी के फेस पर सीधा पंच मारता है। उसके लिए हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल हो रही थी और प्रोटैगनिस्ट पहले से ही जिंगन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, ठीक वही जगह जहां सू रियून और सूजुंग छुपे हुए थे और उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और अपने एक आदमी को कॉल करता है, उसे वार्न करते हुए कि प्रोटैगनिस्ट सीधा हॉस्पिटल की तरफ आ रहा है और सारी स्पेशल फोर्सेस को अभी के अभी वहां मूव करना होगा। इसी बीच उसी सेम हॉस्पिटल में सू रियून और सूजुंग अभी भी टेरिफाइड थे और बाहर प्रोटैगनिस्ट पहले से ही उस एरिया में पहुंच चुका था। टीवी पर एक रिपोर्टर कहता है कि इस सब के पीछे जो सस्पेक्ट था वो सीन से भाग निकला है, ये कंफर्म करते हुए कि प्रोटैगनिस्ट ने चांग जियू को मार दिया है और उसकी करंट लोकेशन किसी को नहीं पता। ये सब सुनकर सू रियून पूरी तरह गुस्से में ओवरवेल्म हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। तभी वही पहले वाली औरत डोर से अंदर एंटर करती है, वही सेम औरत जो सीक्रेट सर्विस से जुड़ी हुई थी। वो कई आदमियों के साथ अंदर आती है, अपेरेंटली उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए। वो लोग लड़की को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं क्योंकि वो इतनी डरी हुई थी कि मुश्किल से ही हिल पा रही थी, और डिसाइड करते हैं कि यहां से निकलने का टाइम आ गया है। लेकिन जैसे ही वो निकल रहे थे, प्रोटैगनिस्ट उनका पहले से ही वेट कर रहा था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। ऑफिसर अभी भी स्पेशल फोर्सेस को उस लोकेशन पर मूव करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट सर्विस तक पहुंचती है, जिन्हें इमीडिएटली पता चल जाता है कि वो सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते, ग्लास शैटर करते हुए प्रोटैगनिस्ट उनके ठीक पीछे अपीयर होता है। उस धुएं के बीच से वो बाहर निकलता है और अब इतने लंबे वक्त के बाद पहली बार वो सू रियून के बिल्कुल आमने सामने था। लेकिन सू रियून को वो लड़की तुरंत ड्रैग करके वहां से खींचते हुए ले जाती है और उससे कहती है कि उन्हें इमीडिएटली एलिवेटर की तरफ भागना होगा। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसे क्या लगता है वो कहां जा रहा है, जबकि उसके पेरेंट्स ने इन्हीं की फैमिलीज के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब झेला था। फिर वो चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है। लड़की सबको उस पर अटैक करने को कहती है। उन्हें उसे जितना हो सके रोके रखना था, लेकिन उन आदमियों के पास कभी कोई चांस ही नहीं था। प्रोटैगनिस्ट बिना अपनी स्पीड स्लो किए उन सबको पीट पीट कर गिरा देता है। सू रियून और बाकी 3 एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं और रैपिडली बटन्स दबाना शुरू करते हैं, डेस्परेटली ट्राई करते हुए कि किसी तरह एलिवेटर चल पड़े। इससे पहले कि डोर्स क्लोज हो पाते, उनमें से एक आदमी बुरी हालत में उनके पास पहुंचता है, मदद की भीख मांगते हुए। लेकिन पलक झपकते ही उसे वहां से खींच लिया जाता है और डोर्स के बीच के गैप से उन्हें प्रोटैगनिस्ट की बॉडी की एक झलक दिखती है। वो सब हॉरिफाइड थे, ये सोचते हुए कि क्या ये चीज वाकई इंसान भी है। सू रियून रियलाइज करता है कि एलिवेटर नीचे जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें तो हेलीकॉप्टर से एस्केप करना था, तो उन्हें रूफ की तरफ जाना चाहिए था। तभी अपने ऊपर उन्हें कुछ इनक्रेडिबली हैवी चीज ऊपर मूव करती हुई फील होती है। जब वो ऊपर देखते हैं तो प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड के साथ वहां मौजूद था। उन्हें रियलाइज होता है कि वो प्रॉबेबली कुछ करने वाला है और उनमें से एक तुरंत सभी को डक डाउन का ऑर्डर देता है। सिर्फ एक हाथ से प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड को सीलिंग के पार घुसा देता है।
लड़की उन्हें कहती है कि जैसे ही एलिवेटर खुले उन सबको बिना पीछे देखे भागना होगा। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट सीलिंग के पार बार बार अपनी स्वॉर्ड स्टैब करता रहता है। हालांकि लकीली उनमें से किसी को भी हिट नहीं लगती, लेकिन जब वो आखिरकार वहां से भागने निकलते हैं तो उनमें से एक इतना लकी नहीं था और पीछे छूट जाता है। ये वही आदमी था जिसने उस लड़की को उठाया हुआ था और वो ये सब अपने सामने होता हुआ देखती है। ठीक टाइम पर उस आदमी ने उस लड़की को एक साइड में फेंक दिया था। फिर प्रोटैगनिस्ट रूफ को फाड़ते हुए अंदर आ घुसता है। वो सीधा एलिवेटर में ड्रॉप होता है और पूरे कैबिन में धुएं का एक मैसिव क्लाउड भर जाता है। जब हर कोई वापस अपने पैरों पर खड़े होने की स्ट्रगल कर रहा था, वो वहां था। सियांग ठीक उनके सामने खड़ा था। उसने डिमांड की कि उन्हें क्या लगता है कि वो लोग कहां जा रहे थे। अपने माइंड में वो सूर्योन और सूजुंग को पुकार रहा था और उसका फेस साफ दिखा रहा था कि वो इस मोमेंट का कितने लंबे वक्त से वेट कर रहा था। लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए एक कार फुल स्पीड से अंदर घुस आती है। भले ही प्रोटैगनिस्ट कितना भी ओवरपावर्ड क्यों ना था, उसने इसे ठीक वक्त पर नोटिस नहीं किया और हिट हो गया। वो हर्ट तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस इंपैक्ट ने उसकी बॉडी को हवा में उड़ा दिया था। और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर यांग थे, वही आदमी जो पहले भी अपीयर हुआ था। उसने चिल्लाते हुए सबको तुरंत कार में बैठने को कहा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी फाइन था। उसने उस इंपैक्ट को अब्सॉर्ब करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज किया था। वो लड़के और वो औरत कार में बैठ गए और प्रोफेसर ने उन्हें इमीडिएटली वहां से निकलने को कहा। उसके दोस्त ने उसे भी कार में बैठने की रिक्वेस्ट की ताकि वो सब साथ में एस्केप कर सकें, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो अभी चले जाएं। तो उन्होंने कार स्टार्ट की और चल पड़े। अब प्रोटैगनिस्ट के फेस टू फेस खड़े होने पर सियांग ने सिंपली उसे इग्नोर किया और उस कार की तरफ चलना शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने उस पर रिपीटेडली फायर ओपन किया, लेकिन इसका क्लियरली उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो सोचता है कि आखिर इस तरह का मॉन्स्टर आया कहां से है, लेकिन अगर प्रोटैगनिस्ट को उस कार तक पहुंचना है तो उसे पहले इस प्रोफेसर को क्रॉस करना होगा। ऑफ कोर्स ये कोई चैलेंज ही नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने मिलीसेकंड्स में उस आदमी का वाइप आउट कर दिया। इसी बीच रोड के बीचों बीच बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जबकि कई कार्स उन्हें ऑलरेडी एस्कॉर्ट कर रही थीं। वो बार बार पूछते रहे कि क्या कोई उसे देख पा रहा है, लेकिन उस मेनियक का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। तभी फोन पर किसी ने उस लड़की को बताया कि वो उनसे बस 1 मिनट की दूरी पर है और उन्हें उस ब्रिज तक पहुंचना होगा जहां हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा है। उसने ये बात अपने दोस्त को पास की और उसे गाड़ी को फ्लो रेट बनाने को कहा। फिर भी वो क्लियरली उतनी फास्ट मूव नहीं कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी बिल्कुल उनके पीछे आ चुका था। एक ह्यूज लीप के साथ वो उनमें से एक कार के ऊपर लैंड होता है और उन्हें इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि वो करीब आ चुका है। तब तक वो रॉन्डेवू पॉइंट के ऑलमोस्ट करीब थे और लड़की उन्हें उसे रोकने के लिए हर पॉसिबल मेथड यूज करने को ऑर्डर देती है। वेपन से भरा एक क्रेट बाहर निकाला गया जिसमें ग्रेनेड लॉन्चर्स भी थे और बिना हेजिटेट किए उस आदमी ने फायर करना शुरू कर दिया। उसने एक स्माइल तक क्रैक की। आखिरकार एक नॉर्मल इंसान कभी ग्रेनेड लॉन्चर से सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसे लगा कि उन्होंने उसकी ठिकाने लगा दी है। लेकिन उसकी शॉक के लिए प्रोटैगनिस्ट सीधा उसकी कार के हुड पर आ टपका। सूजुंग ने एक डेस्परेट स्क्रीम निकाली और अपने नंगे हाथों से उसने कार के टॉप को उखाड़ फेंका। उस पॉइंट पर अंदर बैठे हर किसी के लिए ये एंड ऑफ द लाइन लग रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी स्वॉर्ड उठाई, स्ट्राइक करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी कार ब्रिज की साइड से जा टकराई और अपने अटैक से उसने उस इंपैक्ट को कम कर दिया। उसके पीछे हालांकि रॉकेट लॉन्चर्स के साथ कई आदमी पहले से ही पोजीशन में थे। उसकी डायरेक्शन में मल्टीपल ग्रेनेड्स लॉन्च किए गए और यहां तक कि उसके एक्सप्रेशन से भी लग रहा था कि ये ठीक नहीं होने वाला। स्मोक का एक ह्यूज क्लाउड बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ और बाकी आदमियों ने फायर करने की प्रिपरेशन की। तभी प्रोटैगनिस्ट उस धुएं से बाहर बर्स्ट आउट होता है, ब्रिज की रूफ पर लीप करके वहां लटक जाता है। जैसे ही वो पुलिस की तरफ नीचे घूरता है, उनमें से एक ने सबको फायर ओपन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने सब कुछ डॉज कर लिया और शॉट्स को डिफ्लेक्ट तक कर दिया, तो ये सब करना बिल्कुल यूजलेस था। एक पल बाद प्रोटैगनिस्ट वापस जमीन पर था। उसने उन्हें वार्न किया कि अगर उन्हें अपनी लाइफ प्यारी है तो उनके लिए सबसे स्मार्ट चीज यही होगी कि वो यहां से चले जाएं, और अगर वो उसके रास्ते में आए तो उनमें से हर एक उसके खुद के हाथों मारा जाएगा। लेकिन उन इडियट्स ने उसे इग्नोर किया और शूट करने की ट्राई करते रहे। उनके पीछे सूहो और सूजुंग को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर आ चुका था, तो वो भागते हुए उसकी तरफ गए। प्रोटैगनिस्ट ने यह सब देखा। उसकी स्वॉर्ड सीधा उस हेलीकॉप्टर की तरफ एम्ड थी। उसका उन्हें एस्केप करने देने का कोई इरादा नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने हिट किया तो वहां हर कोई मारा जाएगा, लेकिन वो दोनों इस तरह जल्दी से मर जाना डिजर्व नहीं करते थे। उन्हें तो बेयरली कोई सफरिंग फील होती। तो उसने डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट मूव वेट करना होगा, उनके माइंड्स में तब तक डिस्पेयर को गहराई तक सिंक होने देना जब तक कि एक दिन वो उससे वापस नहीं मिलते। इसी बीच प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रेसिडेंट के साथ कई पावरफुल फिगर्स जमा हो चुके थे। एक जायंट स्क्रीन पर उन्होंने सिटी में हो रहा ये पूरा नजारा देखा। उनमें से एक ने बताया कि सस्पेक्ट सियांग है, 18 साल, जिसे आखिरी बार योंगडोंग ब्रिज पर देखा गया था। वो अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन 3 साल पहले वो उस जुवेनाइल इंसिडेंट के विक्टिम्स में से एक था जिसने मैसिव मीडिया अटेंशन ड्रॉ की थी। उसके पेरेंट्स भी ग्वांगहामुन के सामने खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद एक पब्लिक फोकस बन गए थे। उनमें से एक सोचता है कि सियांग को क्या लगता है कि वो अब कहां जा रहा है। औरत कहती है कि उसे अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी। तो उसने आगे कहा कि ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट का मीटिंग स्किप करना कोई सेंस मेक नहीं करता। हालांकि उसने बताया कि वो किसी और तरीके से सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ब्लू विंग स्टूडियो में और भी इन्फ्लुएंशियल लोग इस सब को अनफोल्ड होते हुए देख रहे थे, जिसमें वो पार्ट भी शामिल था जहां प्रोटैगनिस्ट ने उन सब के नाम लिए थे और वार्न किया था कि उनमें से हर एक उसके हाथों मारा जाएगा, उनके पेरेंट्स और यहां तक कि उनकी फैमिलीज भी। की पॉइंट ये था कि ब्लू विंग के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग मौजूद थे। उनमें से एक शिंजन ग्रुप का चेयरमैन और सुहुन का फादर था। उन्हें लगा कि बेस्ट मूव यही होगा कि उस वीडियो और ऐसी किसी भी सिमिलर सर्चेस से रिलेटेड हर चीज को ब्लॉक कर दिया जाए। चेयरमैन ने कहा कि वो उस वीडियो को पब्लिक से दूर रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। उस टेबल पर ब्लू विंग स्टूडियो की प्रेसिडेंट योंगसुक की मदर भी मौजूद थी। उसने कहा कि हर चीज को ब्लॉक करना डिफिकल्ट होगा।
वहां उस ग्रीन हेयर वाली लड़की का फादर भी मौजूद था। वो कंट्री के सबसे बड़े न्यूज पोर्टल गोल्डफील्ड का चेयरमैन था। सुहन के फादर ने कहा कि उन्हें सिचुएशन को स्टेबलाइज करने और प्रोटैगनिस्ट को न्यूट्रलाइज करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। नामजी का फादर, उन 8 लोगों के ग्रुप का एक और पेरेंट, वो भी टेबल पर था। ये क्लियर था कि उन सारे पंक्स के फादर्स वहां थे और उनमें से हर एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। उनमें से एक ने पॉइंट आउट किया कि प्रोटैगनिस्ट गन्स के सामने फ्लिंच तक नहीं किया और पूछा कि उन्हें ऐसे किसी शख्स के साथ कैसे डील करना चाहिए। दूसरे ने आर्ग्यू किया कि अगर वो सच में बुलेट प्रूफ होता तो वो बस खुद को हिट होने देता, वो डॉज नहीं करता या भागता नहीं। तो उनका मानना था कि ये सब बस पुलिस की इनकॉम्पिटेंस थी और अगर वो मर्सनरीज या सोल्जर्स का यूज करें और इनफ फायर पावर कॉन्सेंट्रेट करें तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। लेकिन जब उसने ये कहा तो रूम कंप्लीटली साइलेंट हो गया। किसी को नहीं पता था कि क्या ये वाकई काम करेगा। उन्होंने जो देखा था वो इंसानों के बस के बाहर था। चेयरमैन ने डिक्लेयर किया कि वो उससे डील करने के लिए किसी भी तरह के लोग ला सकता है। लेकिन उस व्हाइट हेयर वाले लड़के की मदर ने पूछा कि उन्हें क्या लगता है वो सबसे पहले किसे टारगेट करेगा। इसी बीच गोंगमू सेमेट्री में प्रोटैगनिस्ट वहां पहुंचता है और ड्यूटी पर मौजूद वर्कर पहले से ही पैनिक कर रहा था। ये वही फ्यूजिटिव था जिसके पीछे हर कोई पड़ा था। उसने अपने कोवर्कर से इमीडिएटली पुलिस को कॉल करने को कहा, उसे इग्नोर करते हुए। प्रोटैगनिस्ट चलकर एक ग्रेव के पास गया और ये किसी और की नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की थी। उसने उनसे माफी मांगी, ये कहते हुए कि घर से निकलने से पहले उसे सबसे पहले यहां आना चाहिए था और लेट आने के लिए माफी मांगी। उस मोमेंट सियांग अपने आंसू नहीं रोक पाया। अपनी माँ और बाप को पुकारते हुए उसने कहा कि वो उन्हें बहुत डीपली मिस करता है। ग्रेवस्टोन पर हाथ रखते हुए उसने उनसे कहा कि वो वरी ना करें। उसे एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रहे थे। उसने उन्हें बस आराम करने और बैठकर देखने को कहा। तब तक पुलिस सेमेट्री को पहले ही घेर चुकी थी। लेकिन अपने ट्रेन ऑफ थॉट को ब्रेक किए बिना प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो उनमें से किसी को नहीं बख्शेगा और एक सिंगल इंसान भी जिंदा नहीं बचेगा। वो भी डिस्पेयर करना सीखेंगे और वही सेम पेन फील करेंगे जो उसने किया था। उसे पता था कि किसी ने, यहां तक कि कंट्री ने भी उसके पेरेंट्स की नहीं सुनी थी, तो अब वो भी किसी की नहीं सुनेगा। उन सबको पता चलेगा कि उसने कैसा दर्द झेला है। मिलिट्री ने उसे सरेंडर करने का ऑर्डर दिया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस कंट्री को पता चलेगा कि चिल्लाने और किसी के ना सुनने का क्या मतलब होता है और जिस किसी ने भी उसके खिलाफ गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी। तब तक हेलीकॉप्टर्स पहले ही एरिया को घेर चुके थे और ऊपर से उन्होंने फायर ओपन करने का ऑर्डर दे दिया। उस बराज के बाद भी ऑफिसर प्रोटैगनिस्ट को अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप करने का ऑर्डर देता रहा, वार्न करते हुए कि किसी भी मूवमेंट को एक थ्रेट माना जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस फिनिश कर पाता, प्रोटैगनिस्ट ने अपनी स्वॉर्ड से हेलीकॉप्टर को स्ट्राइक किया, जिससे एक एक्सप्लोजन ट्रिगर हो गया। वो यही कहता रहा कि ऐसी सेक्रेट जगह पर जहां उसके पेरेंट्स रेस्ट कर रहे थे वो लोग मेस क्रिएट कर रहे थे। आखिर वो समझ क्या रहे थे? जैसे ही हेलीकॉप्टर गिरा, ऑफिसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी एक ह्यूज एक्सप्लोजन ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। ये एक टैंक था और अपेरेंटली कई और टैंक्स भी वहां आ रहे थे। फिर भी जब धुआं साफ हुआ, प्रोटैगनिस्ट अभी भी ठीक था, हालांकि उसके कपड़े फट चुके थे। एक ह्यूज लीप के साथ वो उस तरफ भागा जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और अपनी स्वॉर्ड वापस निकाली। एक स्प्रिंटिंग स्टैंस में आते हुए उसने उसे अपने दांतों में दबा लिया। ऑफिसर ने सबको फायर ओपन करने का ऑर्डर दिया और ठीक उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट ने आगे चार्ज किया, सबको काटते हुए निकल गया। ऑफिसर अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। प्रोटैगनिस्ट ने बेसिकली उस पूरी जगह का सफाया कर दिया था। तभी उनके एक फोन पर कॉल आती है और नया ऑर्डर उसे जिंदा कैप्चर करने का था। चाहे जो हो जाए, वो कोरिया के लिए एक मेजर एसेट बन सकता था। वो आदमी अभी भी सोच रहा था कि वो भला प्रोटैगनिस्ट को जिंदा कैसे पकड़ेंगे, जबकि वो उसे एक हिट तक नहीं मार पा रहे थे। इसी बीच सिटी की दूसरी तरफ कुछ शेडी फिगर्स बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल इक्विपमेंट है और अगर उन्होंने इसे यूज किया तो आसपास का कोई भी विटनेसेस सहित इसे कभी नहीं भूल पाएगा। अपेरेंटली वो मर्सनरीज थे जिन्हें ब्लू विंग ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया था। वो आदमी कहता है कि ये वेपन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। आखिरकार उनमें से एक ने अपने ही बेटे का सिर उड़ते हुए देखा है और ऐसा देखने के बाद कोई भी अपना दिमाग खो बैठेगा तो उन्हें अपना सब कुछ यूज करना होगा और सिटी को टोटल केओस में बदलना होगा। एक बार जब मिशन ओवर हो जाएगा तो उन्हें ऑर्डिनरी मर्सनरीज को किए गए प्रॉमिस से 20 गुना ज्यादा पे किया जाएगा। वो कहता है कि अपने बेटे को खोने का ये गुस्सा उसे सिटी में एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट करने के लिए ड्राइव कर रहा है। उसी वक्त कई कंट्रीज के ऑफिशियल्स मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि उसे कैसे कैप्चर किया जाए, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा था। जो कुछ भी हुआ था उसे रिव्यू करने के बाद, यहां तक कि टैंक्स की डिप्लॉयमेंट के बाद भी उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एस्केप कर चुका था और यहां तक कि कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट भी अर्जेंटली रीइंफोर्समेंट्स बुला रही थी। फिर भी उनमें से एक कहता है कि ये एफर्ट्स अभी सिर्फ होल्ड पर हैं और जल्दी ही रिज्यूम होंगी। उन्हें यह भी पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटैगनिस्ट को हंट करने के लिए असाइन किया गया था, वही सेम जो शुरुआत में हायर की गई थी, और इस वॉर को ट्रिगर करने के पीछे पार्शियली उनका ही हाथ था। अब उन्हें उनसे एक रिपोर्ट चाहिए और एक एक्सप्लेनेशन कि आखिर उन्होंने सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट पर अटैक क्यों किया। इसी बीच वापस सेमेट्री में जैसे ही उसने डोर डिस्टेंस में घूरा, उसने 2 पेरेंट्स और एक हैप्पी चाइल्ड को पिक्चर किया, सिर्फ अपने दिमाग में ऑफ कोर्स। उस मेमोरी ने उसे बहुत हार्ड हिट किया, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। कहीं और व्हाइट हेयर वाले आदमी के घर पर वो चंग जी यू पर बहुत फ्यूरियस था, कहते हुए कि वो आदमी मरने के वक्त ही यूजलेस ही रहा। उसे पता था कि प्रॉबेबली वही अगला टारगेट होगा, तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। ये कोई और नहीं बल्कि ग्रीन हेयर वाली लड़की थी जो सोच रही थी कि उसने आंसर करने में इतना टाइम क्यों लगाया। वो कहता है कि उसने फोन सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि ये वो थी। बाहर हर चीज कंप्लीट केओस बन चुकी है। वो उसे बताती है कि उसने इसलिए कॉल की क्योंकि वो उसकी टेंशन में थी और अपेरेंटली उसे पहले से ही पता था कि व्हाइट हेयर वाले आदमी ने कुछ टाइम पहले चांग जी यू को प्रोटैगनिस्ट के पीछे जाने को कहा था। वो पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला और वो बताती है कि ब्लॉन्ड लड़के ने उसे सब कुछ बता दिया था, उसने कभी उससे कुछ नहीं छुपाया। ये बात उस व्हाइट हेयर वाले आदमी को और भी ज्यादा पिस्ट कर देती है। वो अभी भी उस इडियट को गालियां दे रहा था। व्हाइट हेयर वाला आदमी कहता है कि वो जिसको चाहे बता सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो शायद अब किसी भी पल खुद ही मरने वाला है। वो उसे इस तरह बात न करने को कहती है क्योंकि उसके पास एक प्लान है। उसे लगता है कि इस सब को रोकने का एक रास्ता है। और व्हाइट हेयर वाला आदमी पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, क्या वाकई उसे रोकने का कोई रास्ता है। वो पूछती है कि क्या वो उस दिन को भूल गया है जिस दिन उन्होंने उसके साथ वो सब किया था। अपेरेंटली प्रोटैगनिस्ट किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस मोमेंट व्हाइट हेयर वाले आदमी को भी याद आ जाता है और वो दोनों इसकी अब्सर्डिटी पर लगभग हंस पड़ते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे जब वो जमीन पर गिरा पड़ा था वो लगातार यही कह रहा था कि वो उस इंसान की जगह सारी पनिशमेंट लेने को तैयार है। आखिर में वो पूरा इंसिडेंट सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें लगता है कि उसे रोकने का सबसे बेस्ट तरीका उसी लड़की को हॉस्टेज बनाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। सेमेट्री में जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रोटैगनिस्ट कुछ देर अकेले रहने के लिए एक फॉरेस्ट में चला गया था, लेकिन उसी वक्त स्पेशल फोर्सेज ने उसे पहले ही ट्रैक कर लिया था और इस ऑपरेशन में शामिल सोल्जर्स उसी सेम ग्रुप का हिस्सा थे जिन्हें ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के फादर ने हायर किया था। वो अपेरेंटली ऑर्गेनाइजेशन वाला अपनी कार में बैठा बहुत प्लीज लग रहा था, प्रोटैगनिस्ट को प्रॉमिस करते हुए कि वो जल्दी ही देखेगा कि एजिस सिक्योरिटी एक्चुअली में क्या कर सकती है। वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और एक बार जब वो वहां पहुंचे तो फायर ओपन करते हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन के बाद वो सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, इस बात से कन्विंस्ड होकर कि उन्होंने आखिरकार उससे छुटकारा पा लिया है। लेकिन तभी वो ठीक उनके पीछे अपीयर होता है और अपनी स्वॉर्ड से हर किसी को मौत के घाट उतार देता है। फोन और अपने ईयरपीस के थ्रू कार में बैठा आदमी ये सब होते हुए सुनता है। फिर वो इंटरनेट चेक करता है और देखता है कि केओस हर जगह फैल चुका है। उसका पूरा प्लान कोलैप्स हो रहा था और डिसबिलीफ उसके फेस पर साफ लिखा था। एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट अनहार्म्ड एस्केप कर जाता है और चीजों को और बुरा बनाने के लिए उसे उनकी कार मिल जाती है। वो उसे हवा में उड़ाते हुए रोड से नीचे फेंक देता है, लाइकली अंदर बैठे दोनों आदमियों को मारते हुए। केस की न्यूज पूरी दुनिया में फैलती जा रही थी और रोड्स, स्ट्रीट्स, यहां तक कि बॉर्डर्स भी बंद किए जा रहे थे ताकि प्रोटैगनिस्ट को एस्केप करने से रोका जा सके। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इस बात पर अपनी थियरीज ऑफर करना शुरू कर देते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वो क्वेश्चन करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट ये सब क्यों कर रहा है। आखिरकार उसके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसे बीते 3 साल गुजर चुके थे, तो वो सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ रिवेंज है या किसी सीवियर साइकोलॉजिकल डैमेज का नतीजा है। कुछ लोग तो प्रोटैगनिस्ट को एक कंप्लीट साइकोपैथ तक डिस्क्राइब करते हैं। उनके व्यू में वो जो कर रहा था उसे कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती, यहां तक कि वो भी नहीं जो उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था। अगर वो सच में एक बेटर पर्सन बनना चाहता था तो वो कहते हैं कि उसे कोई लीगल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए था या अपने करीबी लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए थी। और इस सब के होते हुए यहां तक कि पुलिस के उसे कंटेन ना कर पाने के साथ वो सिविलियंस के हाथों में इक्विपमेंट देने की पॉसिबिलिटी डिस्कस करने लगते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। बाहर स्ट्रीट पर 2 आदमी बात कर रहे थे और एक दूसरे को दिखाता है कि इंटरनेट इन सब पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैसेजेस के उस फ्लड के बीच ये क्लियर था कि कुछ लोग प्रोटैगनिस्ट की साइड ले रहे थे, यहां तक कि खुद को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने तब नहीं सुना जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें लगता था कि उसी फेलियर की वजह से आज ये सब हो रहा है। उसी सेम चैट में लोग सोचते हैं कि क्या प्रोटैगनिस्ट और उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के बीच का वो सीन रियल था या बस फेक। वो लिंक्स पास अराउंड करते हैं, फुटेज देखते हैं और लगातार पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज भला पॉसिबल कैसे हो सकती है। उनमें से एक जोक करता है कि उसे उस बंदे को अपने गेमिंग ग्रुप में इन्वाइट करना चाहिए, जो दिखाता है कि इंटरनेट कितना अनहिंज्ड हो चुका था। दूसरे इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स में लोग पूछते हैं कि चीजें कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं और टीम्स प्रोटैगनिस्ट की लाइफ के हर पार्ट के बारे में डिगिंग करना शुरू कर देती हैं, इंक्लूडिंग उन सारे नेबर्स के जिनसे उसका कोई भी कॉन्टैक्ट था। उनमें से एक पूछता है कि क्या ऑनलाइन उसके बारे में कुछ भी मौजूद था, लेकिन उन सभी डेटाबेस को ब्रेक करने के बाद भी जिनका उन्हें एक्सेस था उन्हें कुछ नहीं मिला। आदमी कहता है कि उसकी एज के किसी बंदे को तो ऑनलाइन ही जीना चाहिए और प्रोबेबली उसे इस बारे में कोई क्लू छोड़ना चाहिए था कि वो क्या प्लान कर रहा था। औरत रिप्लाई करती है कि इतनी एक्सटेंसिव सर्चेस के बाद भी उन्हें एक सिंगल फाइल तक नहीं मिली। कोमा से बाहर आने के बाद बीते उन 3 सालों में किसी भी पॉइंट की नहीं। उसने कभी कोई अकाउंट क्रिएट तक नहीं किया और अगर किया भी था तो वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका था। बेसिकली इंटरनेट पे कहीं भी उसका कोई ट्रेस नहीं था। आदमी रिपोर्ट करता है कि सेमेट्री भेजी गई स्पेशल फोर्सेस कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी थी और ये पूरी चीज अभी भी अनरियल फील हो रही थी। उन्हें पूरी तरह से नहीं पता कि वहां हुआ क्या था, तो वो सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि यूनिट टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर भी ऑन साइट मौजूद हर किसी के साथ उनका कॉन्टैक्ट टूट चुका था। वो आदमी इस बात पर बेली विश्वास कर पा रहा था कि उस स्केल की एक स्पेशल फोर्स को क्रश किया जा सकता है। इस सब के चलते मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी रीइंफोर्समेंट्स भेजने से पहले एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ट्रूप्स के साथ जो हुआ वो देखने के बाद वो बस और सोल्जर्स को मौत के मुंह में फेंकने से डर रहे थे। एनालिस्ट में से एक आउटरेज्ड होता है, पूछता है कि कैसे एक अकेला इंसान इतना डैमेज कॉज कर सकता है और उनके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो अभी भी उसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी रूम का हर एक फोन बजना शुरू हो जाता है। कॉल रिपोर्ट करती है कि एक और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन में एंटर कर चुकी है और अब उनके ऑपरेशन के साथ इंटरफियर कर रही है। एक दूसरे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में 2 आदमी बात कर रहे थे। एक कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में गो यून जिन नाम की एक औरत मिली है और अपेरेंटली वो टीएई सियांग की मटर्नल आंट है। बेसिकली उसने एक अमेरिकन आदमी से शादी की और वहां शिफ्ट हो गई। उसे वो कंट्री पसंद आई और उसने वहीं रहने का डिसाइड किया। वो पूछता है कि क्या दूसरा आदमी वो स्टेप्स ले रहा है जो उसने रिक्वेस्ट किए थे। वो वहां खड़े हर किसी को ऑर्डर देता है कि वो इमीडिएटली उसके घर की तरफ निकले और उसे पकड़ लें ताकि वो किसी तरह उसे प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए यूज कर सके। उसका पार्टनर कंफर्म करता है कि वो ऐसा ही करेगा, आगे कहते हुए कि उसे विलिंगली कोरिया वापस आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आती तो उन्हें फोर्स करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में प्रोटैगनिस्ट की आंट के घर पर कई आदमी उनके डोर पर नॉक करते हैं, क्लेम करते हुए कि वो कोरियन एम्बेसी से हैं। जैसे ही वो पास आती हैं वो पूछती हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो इमीडिएटली डोर को फोर्स करके खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वो पूछती हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कहती हैं कि उनका बिहेवियर इनक्रेडिबली रूड है। आदमी उन्हें प्लीज डोर खोलने को कहता है। वो एम्बेसी से हैं। अपने हस्बैंड और बेटे के साथ खड़े होकर वो पूछती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि वो घर के अंदर बात करना चाहते हैं,
लेकिन वो हेजिटेट करती हैं, अनश्योर होकर कि क्या उन्हें डोर खोलना चाहिए। फिर वो आदमी कहता है कि उसे जो कहना है वो उनके भतीजे से रिलेटेड है। वो पूछता है कि क्या टीएई सियंग सच में उनका भतीजा है, और वो इसे इमीडिएटली कंफर्म कर देती हैं। वो पूछती हैं कि क्या उन्हें या सियंग को कुछ हुआ है। आदमी कहता है कि उसने खुद को एक बहुत बड़ी ट्रबल में फंसा लिया है, और अगर वो डोर खोलती हैं तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो डोर खोल देती हैं। लेकिन उन आदमियों के पीछे एक मैसिव यूनिट पहले से ही पोजीशन में थी, उन्हें बिल्कुल स्थिर खड़े रहने का ऑर्डर देते हुए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और उनका नाम कंफर्म करता है, जबकि वो वहां खड़ी क्लियरली हिली हुई थी। ये कंप्लीटली किसी आम दिन वाली विजिट नहीं थी। दुनिया के दूसरी तरफ सूर्यून और सूहो एक साथ चल रहे थे जब सूर्यून को अपने फोन पर एक कॉल आती है। ये उन 8 लड़कों में से एक और लड़का था, और उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। सूर्यून पूछता है कि उसने कॉल क्यों की। वो बंदा पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे चोट लगी है। सूर्यून उसे खुद की फिक्र करने को कहता है और बिना वजह कॉल ना करने को बोलता है। वो कहता है कि उनके पास घर पर पुलिस प्रोटेक्शन है, लेकिन वो लड़का बार बार यही पूछता रहता है कि क्या वो वाकई ठीक है। एक बहुत अजीब टोन में, ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे पागल हो रहा है। वो दोबारा पूछता है कि क्या उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स हैं और क्या यहाँ तक कि स्वॉट भी उसके पास है। सूर्यून को ये पूरी चीज सस्पिशियस लगती है, लेकिन वो कहता है हाँ, उसे हेविली प्रोटेक्ट किया गया है। वो कहता है कि अगर टीएई सियंग उस पर अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो उसको खुद ही बैडली चोट लग जाएगी। वो लड़का अभी भी अजीब तरीके से एक्ट करता है, पूछता है कि क्या वो किसी सेफ जगह पर है। सूर्यून कहता है कि वो घर पर नहीं है, वो योंगसन में कोरिया के एक यूएस बेस पर है, जो कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी लोकेशन है। तो सूर्यून कहता है कि चाहे सियंग कितनी भी कोशिश कर ले वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। वहां अंदर जाकर कोई जिंदा बाहर नहीं आता। फोन पर मौजूद बंदा ऑड बिहेव करता रहता है और कहता है कि वो जगह सच में बहुत सेफ लग रही है। सूर्यून को ये सब सस्पिशियस लगना कंटिन्यू रहता है, और वो उसे याद दिलाता है कि कोई भी बिना ऑथराइजेशन के एंटर नहीं कर सकता। उस लड़के की आवाज फोन पर और भी शेकी लगने लगती है, और सूर्यून आखिरकार फोन कट कर देता है, ये कहते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर ली है। जिस मोमेंट वो कॉल एंड करता है, हमें पता चल जाता है कि आखिर वो इतना टेरिफाइड क्यों था। उसके ठीक सामने खड़ा कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट था। वो लड़का उससे माफ करने की भीख मांगता है, और उसकी आवाज से ये साफ पता चल रहा था कि वो कांप रहा है। रूम पूरा तहस-नहस हो चुका था। ये क्लियर था कि वहां काफी कुछ हुआ था, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को ऑलरेडी टेक आउट कर दिया गया था। रोते हुए लड़का कहता है कि उसने वही सब किया जो उसे कहा गया था, और यहां तक कि सूर्यून की लोकेशन भी पता लगा ली है। वो योंगसन में एक यूएस बेस पर है। वो कहता है कि सूर्यून के पास बहुत ज्यादा पावर है और उसके पीछे जाना सिर्फ बैकफायर करेगा। वो इंसिस्ट करता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सूर्यून ने उसे फोर्स किया था। फिर वो अपनी जान की भीख मांगता है और हर चीज के लिए माफी मांगता है। वो प्रोटैगनिस्ट से एक और चांस के लिए प्लीड करता है, लेकिन सीधा उसकी आंखों में घूरते हुए प्रोटैगनिस्ट उसे उसके नाम से बुलाता है, ह्यून। सियंग कहता है कि जब वो अपनी जान की भीख मांग रहा था तब उनमें से किसी ने उस पर रहम नहीं खाया था। जब वो वहां जमीन पर पड़ा था तो ह्यून ने उसके लिए क्या किया था? क्या उसने मदद करने की कोशिश भी की थी? फिर वो अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये तेरा एंड है, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। और देखते ही देखते उस बेचारे लड़के का काम तमाम हो गया। उन 8 लोगों में से एक और जा चुका था। इसी बीच हॉस्पिटल में प्रोफेसर यांग क्रिटिकल कंडीशन में थे। ऑनेस्टली ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है। वो आदमी कंप्लीटली रैक्ट हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। एक यंगर गाय एक ओल्ड मैन को उनकी कंडीशन के बारे में अपडेट करता है, कहते हुए कि ये पूरी सिचुएशन एक डिजास्टर है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि यहां तक कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ट्रेनिंग हॉल छोड़कर जा चुका था। ये सब होते हुए देखने के बाद वो आदमी सिंपली वहां से खिसक लिया। ओल्ड मैन कहता है ठीक है, उसे एसेंशियली यही उम्मीद थी, लोग डर जाएंगे और अपनी पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। तभी उसका फोन बजता है और ये सूहुन का फादर था। कुछ देर बाद दोनों बात करना शुरू करते हैं। वो कहता है कि इन सारे इवेंट्स ने ओल्ड मैन को डीपली ट्रबल करके रख दिया होगा, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि वो पहले अपनी खुद की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करना चाहता। जब से प्रोफेसर यांग हर्ट हुए थे वो बहुत बुरी हालत में है। आखिरकार प्रोफेसर ने उसके नालायक बेटे को बचाने की कोशिश की थी। ओल्ड मैन कहता है वो सब ठीक है, दूसरों की रक्षा करना ही उनका काम था। सूहुन का फादर खुद को ब्लेम करता रहता है क्योंकि उसी ने उन्हें इस रोल में रखा था। प्रोफेसर ने उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का टास्क बहुत हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट किया था, और अब वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो भी उसके जिद्दी बेटे की वजह से। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि प्रोफेसर ने अपने एक्शंस खुद चुने थे, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था, तो ब्लेम करने जैसा कुछ नहीं है। ये सिंपली बैड लक था। अगर कोई किसी दूसरे इंसान की रक्षा करने की ड्यूटी लेता है तो उन्हें उनके लिए मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। बॉडीगार्ड होने का यही मतलब होता है। सूहुन का फादर सिंसियरली माफी मांगता है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि वो इसे अभी साइड में रखेंगे और रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। न्यूज से उसने देखा कि प्रोटैगनिस्ट अभी तक कैप्चर नहीं हुआ था, और पूछता है कि उनका अगला मूव क्या होगा। सूहुन का फादर उससे कहता है कि वो टेंशन ना ले, उसने पहले से ही एक बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स को मोबिलाइज कर दिया है और प्रोटैगनिस्ट जल्दी ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओल्ड मैन उसे अपना बेस्ट देने को कहता है क्योंकि वो भी खाली हाथ नहीं बैठेगा। वो कहता है कि किसी मेजर एनिमी को फेस करने से पहले उसने आखिरी बार इस तरह का डर 20 साल पहले महसूस किया था। वो दुश्मन इंक्रेडिबली पावरफुल है और शायद वो अकेला ऐसा है जो सच में प्रोटैगनिस्ट के सामने खड़ा हो सकता है। तो ओल्ड मैन उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे बुलाओ। उसका नाम जंग यू है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या वो वाकई सोसाइटी ऑफ प्योरिटी के टॉप लीडर को बुलाना चाहता है। ओल्ड मैन का सन्नाटा ही काफी आंसर था। शायद ये प्रोटैगनिस्ट का अगला बड़ा दुश्मन होगा। और ब्लू हाउस में प्रेसिडेंट वहां क्या हो रहा है इसका पूरा रिपोर्ट मांगते हैं और टीएई सियंग की लाइफ की डिटेल्स मांगते हैं। कॉल पर दूसरा आदमी बताता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के कांग्रेसमैन नम जी जुंग का बेटा पहले ही मरा हुआ मिला है। प्रेसिडेंट ये न्यूज सुनकर विजिबली हिल जाते हैं, लेकिन आदमी कहता है कि वो करंटली 2 और पुलिस डिविजन्स और सोल्जर्स की एक डिटैचमेंट के साथ सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिन्हें सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था।
उन सब का सफाया किया जा चुका था। प्रेसिडेंट बार बार रिपीट करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है और पूछते हैं कि क्या उन्हें प्रोटैगनिस्ट की करंट लोकेशन पता है। आदमी कहता है कि वो सेजोंग एवेन्यू की तरफ बढ़ रहा है और मल्टीपल यूनिट्स उसके पीछे लगी हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट उसे बहुत ध्यान से सुनने को कहते हैं। चाहे सियांग जहां भी जाना चाहे, उन्हें उसे जाने देना है और उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करना है। दूसरी साइड फोन पर मौजूद आदमी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि वहां कोई प्रेस नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि रिपोर्टर्स भी नहीं, और अगर कोई फिल्मिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उन्हें कस्टडी में ले लिया जाना चाहिए। उस आदमी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट रिपीट करते हैं कि उन्हें उसे फ्रीली मूव करने देना होगा और वो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आखिरकार अब से काउंट करें तो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सिर्फ 2 दिन में होने वाला है। तब तक किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि कंट्री में हालात एक्चुअली कितने खराब हैं, क्योंकि ये उसके टर्म की शुरुआत को डैमेज कर सकता है। वो आदमी कहता है कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट इंसिस्ट करता है कि वो इस केस से जुड़ी हर न्यूज को सप्रेस कर दें, प्रोटैगनिस्ट की मूवमेंट्स को जितना हो सके हाइड करें और इंटरनेट को कंट्रोल करें। आप उसके फेस से बता सकते हैं कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, और वो दूसरा आदमी बस यही कह पाता है कि वो ऑर्डर फॉलो करेगा। इसी बीच बाहर स्ट्रीट पर सियांग अपनी स्वॉर्ड के साथ कामली चल रहा था और उसके आसपास का हर कोई उससे दूर भाग रहा था। इस बंदे को पूरे कोरिया में हंट किया जा रहा था। बस का वेट करते वक्त वो पूरे स्टॉप को खाली करवा देता है। हर कोई टेरिफाइड था, भले ही उसका उन्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। जैसे ही बस वहां से गुजरती है, वो उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस बात पर पछताता है कि उसके पास बस कार्ड नहीं है। ड्राइवर बस अपना रूट फॉलो कर रहा था, लेकिन जिस मोमेंट वो प्रोटैगनिस्ट को देखता है वो पैनिक कर जाता है। ये वही वांटेड मैन था जिसे हर कोई ढूंढ रहा था। रुकने के बजाय वो आगे बढ़ता रहता है। वो किसी भी हाल में ऐसे किसी इंसान को अपनी बस में नहीं आने देने वाला था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक हाथ से व्हीकल का रियर पकड़ता है और उसे एफर्टलेसली रोक देता है। उस पॉइंट पर ड्राइवर टोटल डिस्पेयर में था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कामली उस ओल्ड मैन को कहता है कि वो अंदर आ रहा है। इसी बीच प्रेसिडेंट सूहुन के फादर से बात कर रहा है और पूछता है कि चीजें कैसी चल रही हैं। वो आदमी कहता है कि उसने अपने बेटे को यूएस बेस भेज दिया है, और प्रेसिडेंट सोचता है कि उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया। वो कहता है कि शिंजिन ग्रुप के किसी इंसान के लिए भी उसे वहां भेजना आसान नहीं रहा होगा, और पूछता है कि फुल सिक्योरिटी इन प्लेस होने के बावजूद उसने ये मैनेज कैसे किया। वो आदमी कहता है कि उसने बस उसे कुछ सोल्जर्स के बीच हाइड कर दिया था और ये एक्चुअली काफी आसान था। प्रेसिडेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आर्मी तक मोबिलाइज हो चुकी थी और उन्हें इस तरह की चीज इतनी इजीली स्लाइड नहीं होने देनी चाहिए थी। लेकिन सूहुन का फादर कहता है कि कहानी यहीं से तो अच्छी होती है, वो मिलिट्री को एज अ बेट भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रोटैगनिस्ट वहां आता है तो वो एक बिगर अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी रहेंगे। प्रेसिडेंट उसके सॉलिड प्लान से बहुत इंप्रेस था, और वो आदमी कहता है कि अगर एक प्लान फेल होता है तो उसके पास हमेशा दूसरा प्लान रेडी रहता है। प्रेसिडेंट कहता है कि उसने इस केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर दी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से उसकी प्रेसिडेंसी की शुरुआत खराब हो। फिर वो सू जुंग को भी यूएस बेस भेजने का डिसाइड करता है। अभी के टाइम पर प्रोबेबली वही सबसे सेफेस्ट जगह है। हालांकि अपने फेस पर हाथ रखे वो अभी भी सोच रहा था कि क्या वो वाकई सेफ है। वो आदमी कहता है कि ये एक यूएस बेस है, अगर वहां कुछ होता भी है तो किसी को पता कैसे चलेगा, और अगर कुछ हो भी जाता है तो उसके पास कहीं और एस्केप करने के लिए पहले से एक हेलीकॉप्टर रेडी है। प्रेसिडेंट लगातार यही कहता रहता है कि वो कितना इंप्रेसिव है, उसने हर चीज पहले से प्लान कर रखी थी। वापस प्रोटैगनिस्ट की तरफ आते हैं। वो अभी भी बस में था और ड्राइवर टेरिफाइड था, लेकिन आगे देखते हुए प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि पुलिस ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर रही है और उसे बिना किसी ट्रबल के आगे जाने दे रही है। ड्राइवर पुलिस की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। टीएई सियांग उसकी बस के अंदर है और वो उसे रोकने के लिए एब्सोल्युटली कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट ठीक उसके बगल में खड़ा था। टीएई सियांग सोचता है कि क्या उन्हें पता है कि वो कहां जाना चाहता है, या क्या वो उसे किसी ऐसी जगह लीड कर रहे हैं जो उन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रखी है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके खिलाफ जो भी ट्राई करेंगे उन्हें पछताना पड़ेगा। उसे पता है कि उन 8 लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी इंसान उनसे अलग नहीं है और उन सबको सजा मिलेगी। इसी बीच यूएस बेस पर सू जुंग उस औरत के साथ पहुंच चुकी है। फिर हमें उस औरत और लड़की के फादर के बीच की बात का एक फ्लैशबैक दिखता है। वो कहता है कि उसे वहां ले जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उनसे उस पर ट्रस्ट करने को कहता है, और इसके साथ ही दोनों औरतें आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ कुछ हायर अप्स, जिसमें उन 8 में से एक लड़का भी शामिल था, सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली ये कि कैसे पुलिस उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी और एक्चुअली उसके लिए रास्ता क्लियर कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि प्रोटैगनिस्ट मैपो ब्रिज की तरफ जा रहा है, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज ने उन्हें उसे इमीडिएटली रोकने को कहा, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। स्टैंडिंग ऑर्डर यही था कि उसे जैसे चाहे मूव करने दिया जाए, लेकिन अपेरेंटली वो ऑर्डर चेंज हो चुका था और अब उन्हें उसे तुरंत रोकने को कहा जा रहा था। उस लड़के ने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, क्या सियांग अभी अभी अमेरिकन मिलिट्री बेस के अंदर घुस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है, या वो भला सियांग को अंदर कैसे आने दे सकते हैं। लेकिन फोन पर मौजूद आदमी, जो क्लियरली डर से हिला हुआ था, कहता है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है। प्रोटैगनिस्ट ने सिंपली दीवार तोड़ दी थी और फोर्स करके अंदर घुस गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो दीवार एक्सट्रीमली टफ होनी चाहिए थी, और फिर भी ठीक उनके सामने प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी अंदर था। अंदर आते ही उसने चिल्लाकर सूहुन का नाम पुकारा। हर गुजरते मिनट के साथ वो उसे ढूंढने और उसने जो कुछ भी किया था उसकी कीमत चुकाने के करीब पहुंच रहा था। उसकी टाइमिंग इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि सू जुंग भी वहीं थी। इन अदर वर्ड्स, वो उन दोनों को एक ही साथ अपने सामने पाने वाला था। खैर, बेस पर मौजूद स्पेशल फोर्सेज इमीडिएटली मोबिलाइज हो गई। क्योंकि ये एक यूएस बेस था, सोल्जर्स ने इंग्लिश में शाउट किया, उसे अपने हैंड्स अप करने और सरेंडर करने का ऑर्डर देते हुए। प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें बताया कि इस जगह पर कोई है जिसे वो ढूंढ रहा है,
लेकिन सोल्जर्स ने उसे इग्नोर किया और लगातार डिमांड करते रहे कि वो सरेंडर कर दे। उसने कहा कि उसे जो लोग चाहिए वो सूहुन और सूहो हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यही वो वक्त था जब आखिरकार उसने अपना पेशेंस खो दिया। वो हवा में हाई लीप करता है और खुद से कहता है कि ये सब एक जैसे हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो प्रोटेक्शन डिजर्व नहीं करते। उसके बाद उनके लिए उसके हाथों पिटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हाथ में सोर्ड लिए उसने सामने आने वाले हर इंसान को फाड़ कर रख दिया। उसे रोकने के लिए टैंक्स तक डिप्लॉय किए गए और ऑफकोर्स ये सब यूजलेस था। एक लंबी फाइट के बाद, जिसमें प्रोटैगनिस्ट वेव के बाद वेव वाइप आउट करता जा रहा था, उन्होंने फैसिलिटी के कमांड सेंटर को सिचुएशन रिपोर्ट की। उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये इनसेन है। यूट्यूब पर उन्होंने जो कुछ भी देखा था ये उससे कहीं आगे की चीज है। वहां मौजूद औरत सोच रही थी कि भला ये पॉसिबल कैसे है, और दूसरे आदमी ने कहा कि उनके एलीट सोल्जर्स को भी 1 मिनट के अंदर कंप्लीटली क्रश कर दिया गया है। उसने आगे कहा कि उनका कॉम्बैट एंड्रॉइड भी उसके सामने पॉइंटलेस होगा, क्योंकि वो अभी भी एक अनफिनिश्ड प्रोटोटाइप है और प्रोबेबली आने वाले 20 सालों तक फुली रियलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो उसे यूज नहीं कर सकते। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि क्या उनके पास कोई सिमिलर एनहांसमेंट सिस्टम है, कोई ऐसी चीज जो एक सोल्जर को उस तरह की स्ट्रेंथ वाले बीइंग में टर्न कर सके। औरत ने कहा कि उनके पास ड्रग्स और प्रोसीजर्स हैं जो किसी को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो में भी इंप्रूवमेंट सिर्फ 30% के आसपास होगी, जो प्रोटैगनिस्ट से डील करने के लिए आसपास भी नहीं भटकती। रूम में एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने आवाज दी। अपेरेंटली वो फैसिलिटी की इंचार्ज साइंटिस्ट थी। वो कोरिया जाने में इंटरेस्टेड लग रही थी और पूछा कि क्या कोई उसके साथ जाना चाहता है। उसने कमांडर को अपने सोल्जर्स को अटैक रोकने का ऑर्डर देने को भी कहा। उसे प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था और उसे लगा कि उसे मारना एक ह्यूज वेस्ट होगा। वो सच में उसे कैप्चर करना चाहती थी और उसे यूएस बेस लाना चाहती थी ताकि वो उस पर स्टडी कर सके। इसी बीच बेस पर वापस प्रोटैगनिस्ट फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी कोई गिनती ही नहीं है, और वो जितने लोगों को पीट पीट कर गिरा रहा था उतने ही और सामने आ रहे थे। वो सोच रहा था कि आखिर ये सब कब बंद होगा, जब अचानक एक नया ऑर्डर पास हुआ। सोल्जर्स को प्रोटैगनिस्ट को एंगेज करना रोकने और उसके लिए एक रास्ता खोलने को कहा गया। टीएई सेयंग ने सोचा कि इसका क्या मतलब है और वो उसे आगे क्यों जाने दे रहे हैं। इसी दौरान कोरियन प्रेसिडेंट को पता चला कि प्रोटैगनिस्ट अमेरिकन बेस के अंदर है, और उसके एक आदमी ने एक्सप्लेन किया कि भले ही उनके पर्सनल वहां पास थे, वो अभी भी उसे अंदर जाने से नहीं रोक पाए थे। उसी वक्त उस यंग स्पेशल फोर्सेज औरत को वहां से इमीडिएटली निकलने का ऑर्डर मिला। वो सूहुन, सूहो और सूजुन के साथ एक ही रूम में थी। मैसेज में कहा गया था कि उसे वहां से तुरंत बाहर निकलना होगा, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही कट हो गई। जब उसने अपने फ्रेंड का फोन चेक किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उस एरिया का सिग्नल डेड हो चुका था। उसे रियलाइज होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, प्रॉबेबली कुछ आ रहा था। वापस प्रोटैगनिस्ट की तरफ उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अचानक ऐसे रिट्रीट क्यों कर लिया। सोल्जर्स ने बेसिकली उसके खिलाफ कुछ भी ट्राई करना बंद कर दिया था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ता रहा, अंदर घुसकर उन बास्टर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश में। उसने ये क्लियर कर दिया कि अगर उन्होंने कुछ भी ट्राई किया तो वो मारे जाएंगे। वापस रूम में सूजुंग ने कहा कि बेस पर आने से पहले उसने सूहुन से बात की थी और अपेरेंटली उसने कहा था कि टीएई सेयंग को हमेशा के लिए रोकने का एक फूल प्रूफ प्लान है। सूहुन ने पूछा कि वो कैसा प्लान था और सूजुंग ने बताया कि व्हाइट हेड आदमी का क्लेम था कि इससे प्रोटैगनिस्ट उनके सामने घुटने टेक देगा और एक लैम की तरह रेंगते हुए वापस आएगा। सूहुन ने कहा कि अगर उसका मतलब उसकी रिलेटिव बेसिकली प्रोटैगनिस्ट की आंट से था तो वो पहले ही किसी को उसके पीछे भेज चुका है। लेकिन सूजुंग ने कहा कि वो स्टूपिड नहीं है और उसे इसकी उम्मीद पहले से थी। उसने अपने फादर को भी उस रिलेटिव के बारे में बता दिया था। वो दोनों अभी भी कंफ्यूज लग रहे थे कि आखिर प्लान एक्चुअली था क्या, और जब वो बातें कर रहे थे तो स्पेशल फोर्सेज एजेंट उन्हें सुनकर सिर्फ डिस्गस्ट फील कर रही थी। उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन कितनी ट्विस्टेड थी। सूहुन ने कहा कि उसे प्यास लगी है और उसने किसी से कार से पानी लाने को कहा। सूजुंग ने उससे अपने लिए भी लाने को कहा और वो मान गया और पानी लेने चला गया। फिर वो औरत सूजुंग के पास आई और सजेस्ट किया कि उन्हें वापस उसके रूम में चलना चाहिए। सूजुंग ने पूछा कि अचानक ऐसा क्यों, उसे अपने रूम में वापस क्यों जाना चाहिए, जबकि वो सूहुन के साथ वहां रुकना चाहती थी। लेकिन एजेंट मजाक के मूड में नहीं थी और उसने कसके उसका शोल्डर पकड़ लिया। करीब आते हुए उसने कहा कि उसे एक बैड फीलिंग आ रही है और उसे इमीडिएटली फॉलो करने को कहा। जैसे ही वो बाहर निकले वो लड़की को खींचते हुए ले जाने लगी और अचानक उनके पीछे एक लाउड नॉइज गूंजी। एजेंट ने उसे अभी भागने को कहा। सूहुन के रूम में कई आदमियों ने अभी अभी डोर फोर्स करके खोला था और उसके सामने प्रोटैगनिस्ट खड़ा था जो पहले ही ब्रेक इन कर चुका था। उसके हाथों में सूहो की बॉडी थी जो अपेरेंटली मर चुका था। जो हो रहा था उसे देखकर उसका दोस्त सूहुन पैनिक कर गया और प्रोटैगनिस्ट ने उस बॉडी को एक साइड फेंक दिया ताकि वो उसकी कंडीशन देख सके। उस मोमेंट उसने बच निकलने के लिए डोर की तरफ रेंगने की कोशिश की और वो ऑलमोस्ट वहां पहुंच गया था। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और पास खड़े गार्ड्स में से एक को स्ट्राइक किया। दूसरे गार्ड्स उसके सामने कूद पड़े और फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ये होपलेस था, यहां तक कि उस ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद भी जो वहां हुआ। रस्ते में सूहुन का फादर अपनी कार में रेस लगाता हुआ आ रहा था। उससे पहले ही पता चल गया था कि बेस ब्रीच हो चुका है और वो क्लियरली अपने बेटे के लिए वॉरिड था। वो कंप्लीटली अंधेरे में था क्योंकि बेस का सिग्नल कट हो चुका था और उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन रोड पर आखिरकार उसे एक सिग्नल मिला और उसने अपने एक आदमी को कॉल की। उन्होंने बताया कि किसी को भी बेस के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, यहां तक कि किसी इंपॉर्टेंट इंसान, इस केस में कर्नल केस्लर का नाम लेने के बाद भी उन्हें अभी भी गेट पर रोक लिया गया था और एंट्री डिनाई कर दी गई थी। इस बात ने सूहुन के फादर को और भी फ्यूरियस कर दिया। वापस सूहुन की तरफ वो भाग रहा था जबकि उसके पीछे प्रोटैगनिस्ट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ फोड़ रहा था। अपने दिमाग में सूहुन लगातार सूजुंग को पुकार रहा था, लेकिन जब उसने डोर खोला तो उसने देखा कि रूम कंप्लीटली एम्प्टी था, सबसे क्लीन जगह। वो उसे पीछे छोड़कर भाग गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि हर गार्ड का सफाया हो चुका था।
अब वो प्रोटैगनिस्ट के बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा था। वो जल्दी से लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। एक इंटिमिडेटिंग स्टेयर के साथ प्रोटैगनिस्ट ने उसका नाम पुकारा और कहा कि उसे समझ आ रहा है कि आखिर उसे उसके साथ ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, वही शब्द बार बार रिपीट करते हुए। फिर स्टोरी 3 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअली अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए क्लासरूम से बाहर निकल रहा था और वो लड़की उसके बगल में थी। बिना किसी रियल वजह के सूहुन उन दोनों पर फ्यूरियस लग रहा था। वो क्लियरली प्रोटैगनिस्ट को पीटना चाहता था, एक क्लासिक बुली। एक बार से ज्यादा प्रोटैगनिस्ट पर सूहुन के ग्रुप ने अटैक किया था। वापस प्रेजेंट में सूहुन कहता है कि प्रोटैगनिस्ट जो चाहे कर सकता है, गो अहेड। वो लगातार यही कहता है कि उसे ट्राई करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि अगर वो वाकई ऐसा करे तो कंप्लेन मत करना। सूहुन एक आखिरी डेस्परेट मूव चलाता है, ये कहते हुए कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी आंट भी मरेगी, और फिर कुछ फाइनल इडियोटिक शब्द थूकता है। वो कहता है दुनिया ऐसे ही काम करती है और कोई भी अनटच्ड बाहर नहीं निकलता। ये बात प्रोटैगनिस्ट को और भी एंग्रियर कर देती है और इसे और बुरा बनाने के लिए लाउड स्पीकर पर एक आवाज अनाउंस करती है कि उसकी आंट अमेरिका में रह रही थी और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो उनकी सेफ्टी को रिस्क में डाल सकता है। सूहुन स्माइल करता है क्योंकि अभी भी उसके फादर ने उसे नहीं छोड़ा था। स्मर्क करते हुए वो प्रोटैगनिस्ट को टॉन्ट करता रहता है, उसे कहता है कि आगे बढ़े और ऐसा कर डाले, लेकिन प्लान बैकफायर कर गया। उसी लाउडस्पीकर पर बाहर खड़े सोल्जर ने अपनी बात पूरी की। अगर सूहुन की आंट डेंजर में थी तो यूएस गवर्नमेंट ने पहले ही उन्हें किसी भी थ्रेट से कंप्लीटली सेफ रखने के लिए मेजर्स ले लिए थे। उन्होंने यहां तक कि उसे एक प्रोटेक्टेड लोकेशन पर इवैक्यूएट कर लिया था। सूहुन की स्माइल गायब हो गई। अब वो कंप्लीटली प्रोटैगनिस्ट की रहम पर था, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। वापस यूनाइटेड स्टेट्स में उस साइंटिस्ट ने प्रोटैगनिस्ट में क्लियर इंटरेस्ट दिखाया। वो इन सब इवेंट्स के अनफोल्ड होने से काफी प्लीज्ड थी, ये कहते हुए कि रिलेटिव्स को लेवरेज की तरह यूज करना एक बहुत बेसिक ट्रिक थी और इसे काउंटर करना आसान था। फिर उसे बताया गया कि उस बिल्डिंग से इवैक्यूएट किए गए लोगों में से एक प्रेसिडेंट की बेटी है। वो उसे सेफली बाहर निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो इस ऑपरेशन को कंट्रोल में रखना चाहती थी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बेटी को कुछ हो जाता तो ये सीरियस ट्रबल कॉज कर सकता था। तो फिलहाल के लिए वो मान गई कि सबसे बेस्ट यही होगा कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए और उसे सबसे पहले निकाला जाए। बाकी का डिसीजन वो बाद में ठंडे दिमाग से ले सकते थे। तो वो ऑर्डर देती है हेलीकॉप्टर भेजो और लड़की को एक्सट्रैक्ट करो। उसके सबऑर्डिनेट के जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट में उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है और वो एडमिट करती है कि वो वाकई उसे देखना चाहती है। वापस यूएस बेस की उस बिल्डिंग में सूहुन पहले ही बैडली हर्ट हो चुका था। वो जमीन पर रेंग रहा था क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने अपनी स्वॉर्ड से उसकी वो चीज काट दी थी जिसके सहारे वो अपने पैरों पर खड़ा होता था। उसकी तरफ नीचे देखते हुए टीएई सियंग अभी भी उसका नाम पुकारता है, पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो रिप्लाई करता है कि वो इस सब को जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसे उतना पेन फील भी ना होता, लेकिन सूहुन ने जो उसके साथ करने की कोशिश की थी उसके बाद वो जानता था कि इसका एंड हमेशा ऐसा ही होगा। वो आगे कहता है कि सूहुन कभी डरने वाला और अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करने वाला इंसान नहीं था। वो हमेशा से जिद्दी था जिसका ईगो आसमान छू रहा था। तो उसने जो कुछ भी किया उस सब के बाद प्रोटैगनिस्ट ने स्पेसिफिकली इस ओकेजन के लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया था, ऐसी चीज जो उसे स्लोली कंज्यूम करेगी। ये उसकी आखिरी गुड बाय होगी। उसकी स्वॉर्ड पर एक मैसिव फ्लेम उठती है, वही सेम फ्लेम जो बहुत पहले उस रूफटॉप पर अपीयर हुई थी। फिर वो इसे सूहुन की बॉडी की तरफ टर्न करता है और उस पॉइंट पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इंटरनेट इस बात पर पागल हो रहा था कि वो एक यूएस बेस के अंदर है। पूरी दुनिया में केओस मचा था और कुछ लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये सब फेक हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में हर कोई सुपर पावर्स पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है। वापस बेस पर सूहुन का फादर आता है और सबको साइड हटने का ऑर्डर देता है। वो अंदर जाना चाहता है लेकिन उसे भी एंट्रेंस पर रोक लिया जाता है। वो आदमी फ्यूरियस था, उसकी नसें फूल रही थीं और वो चिल्ला रहा था कि उन्हें क्लियरली कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है और अगर वो नहीं हटे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। इसी बीच सूहुन अब फर्स्ट हैंड महसूस कर रहा था कि प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स ने क्या सफर किया था। मैं उस सीन को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आप प्रोबेबली इसे पिक्चर कर सकते हैं। उसे बिल्कुल वैसा ही एंड मिल रहा था जैसा प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स ने फेस किया था। टीएई सियंग कहता है कि शायद अब आखिरकार वो उस एगनी का एक फ्रैक्शन तो फील कर ही सकता है जिससे उसके पेरेंट्स गुजरे थे। वापस सूहुन के फादर की तरफ वो लगातार अंदर घुसने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन गार्ड ने उसे बताया कि ऑर्डर्स एकदम टॉप से आए हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उस आदमी को सूहुन के फादर से एक थप्पड़ पड़ जाता है। फिर वो अपना एक्ट छोड़ता है और सीरियसली बात करता है। वो कहता है कि उसे पता है ये चीजें कैसे काम करती हैं, उन्हें डिफाई करके किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर उसे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो डेफिनेटली वहां कुछ एक्सट्रीमली सीरियस हो रहा होगा। अगर उसने और पुश करने की कोशिश की तो वही होगा जिसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ऐसे मैटर्स को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। उन आदमियों के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। उस पॉइंट पर वो थोड़ा शांत होता है, ये रियलाइज करते हुए कि इस सब के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। वो उनसे अपना फोन मांगता है, लेकिन वो उसे वार्न करते हैं कि अभी भी कोई सिग्नल नहीं है, पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। वो सिर्फ न्यूज का वेट कर सकता था, जबकि उसका बेटा वहां अंदर टीएई सियंग के आगे वो सब झेल रहा था। कहीं और वही पहले वाला लड़का प्रेसिडेंट को सब कुछ रिपोर्ट करता है इस न्यूज के साथ कि उनकी बेटी सेफ है। एक औरत उनके ऑफिस में एंटर करती है और कहती है कि उन्हें उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंट की कॉल आई है। वो उसे इमीडिएटली कनेक्ट करने को कहते हैं और एजेंट नाम से पूछते हैं कि वो कैसी है। वो कंफर्म करती है कि लड़की सेफ है और प्रेसिडेंट को काम रहने को कहती है। फिर वो फोन सुजुंग को देती है जो खुद भी कहती है कि वो ठीक है। वो पूछते हैं कि क्या उसे चोट आई है, लेकिन वो ना कहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी एजेंट को बैड फीलिंग आ रही थी तो वो टाइम पर बाहर निकल आए। रिलीव्ड होकर प्रेसिडेंट फोन वापस एजेंट को देने को कहते हैं। फोन हाथ में लिए एजेंट कहती है कि वो हेलीकॉप्टर के रास्ते पर है और नियरेस्ट हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल के लिए वो चुपचाप मूव करते रहेंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन फिर वो सूहुन के बारे में पूछते हैं कि क्या वो भी उनके साथ है।
एजेंट कहती है कि जब वो एस्केप किए तो प्रेसिडेंट को इमीडिएटली प्रॉब्लम दिख जाती है। अगर उनकी बेटी बाहर निकल आई तो वो दोनों क्यों नहीं आ पाए। एजेंट एक्सप्लेन करती है कि उसके जिंदा बच निकलने की इकलौती वजह ये थी कि टीएई सियांग उस वक्त सूजोंग और सूहो के साथ डील करने में डिस्ट्रैक्टेड था। वो माफी मांगती है, एडमिट करते हुए कि आखिर में उसने उन दोनों को एज अ बेट यूज कर लिया था। प्रेसिडेंट कहते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और उसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात कभी किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो उसे प्रॉबली सिवियर बैकलैश फेस करना पड़ेगा, और भले ही ये इंटेंशनल नहीं था, ऐसा इंसिडेंट ऑपोजिशन को वो सब कुछ दे देगा जो उन्हें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला करने के लिए चाहिए। वो उसे हर कीमत पर इसे सीक्रेट रखने का ऑर्डर देते हैं। वो उनकी कंसर्न के लिए उन्हें थैंक यू कहती है और साइलेंट रहने का प्रॉमिस करती है। प्रेसिडेंट भी उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी को बचाया था, लेकिन जिस मोमेंट वो फोन रखते हैं उन्हें सूहुन के फादर की एक और कॉल आती है। सीन पर मौजूद वो आदमी पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट की बेटी भी बेस में एंटर हुई थी, और आंसर हाँ था। गार्ड कहता है कि उसने उसे और एक एजेंट को गेट से अंदर जाते देखा था। सूहुन का फादर सोचता है कि ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट उसकी कॉल तक नहीं उठा रहे हैं, फिर भी उसकी मौजूदगी को लेकर इतने कंसर्न लग रहे थे। एक ऐसा प्रेसिडेंट जो अपने ऑफिस को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है कि वो अपनी खुद की बेटी तक को भूल गया, या कम से कम ऐसा लग रहा था, क्योंकि सूजन को पहले ही बचाया जा चुका था। वो लगातार यही सोच रहा था कि जब उसे पता चलेगा कि उस मैडमैन की बेटी को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि उसकी खुद की बेटी को वहां सिर्फ बेट की तरह यूज होने के लिए छोड़ दिया गया, तो वो क्या करेगा। और वापस बेस पर वो सिर्फ वेट कर सकता था। तभी एक पुलिस कार वहां आकर रुकी और एक आदमी जो मुश्किल से सांस ले पा रहा था अर्जेंट न्यूज के साथ अंदर आया। सिटी में कहीं और 2 पुलिस ऑफिसर्स डेड मिले थे और माना जा रहा था कि टीएई सियांग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये चांस भी था कि वो पेरिमीटर से एस्केप कर चुका हो। उन्हें लगा था कि उन दोनों ऑफिसर्स की बॉडीज प्रोटैगनिस्ट का ही काम थी, और हर कोई अभी भी यही सोच रहा था कि वो बेस के अंदर है। लेकिन अगर ये हुआ था तो शायद वो बाहर निकल चुका था। एक और एजेंसी में उन्होंने रिपोर्ट किया कि कल रात एक शॉपिंग मॉल के पास 2 पुलिस ऑफिसर्स बॉक्स्ड अप मिले थे। इसके बावजूद न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट कंप्लीटली साइलेंट थे। वो आदमी वरीड लग रहा था। आखिरकार टीएई सियांग एक यूएस बेस में घुसा था और उन दोनों ऑफिसर्स से डील किया था। तो इस सब के बाद ऐसा कैसे था कि टीवी पर कुछ नहीं आया और ऑनलाइन एक शब्द तक नहीं, क्योंकि कोरिया के प्रेसिडेंट सूजन के फादर ने अपनी प्रेसिडेंसी प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन के फ्लो को लॉकडाउन कर दिया था। जब उन्होंने फोटोज दिखाई तो उन 2 डेड ऑफिसर्स को किम योंग जुन और शिम म्यूंग जी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। अपेरेंटली जब ये हुआ तो वो यूनिफॉर्म में थे और अपने आईडीज कैरी कर रहे थे, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना आसान था। उसने पूछा कि उन्हें अब तक क्या पता है। आंसर था, दोनों ऑफिसर्स कल रात ड्यूटी पर थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो वहां क्यों थे। जिस जगह ये हुआ वो उनके यूजुअल पेट्रोल का हिस्सा नहीं थी, और उन दोनों में से किसी को भी वहां भेजे जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने यहां तक कि पुलिस व्हीकल भी यूज नहीं की थी। इसे बेसिकली डिजर्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और बुरा यह था कि इकलौती रिपोर्ट एक अनोनिमस कॉल के थ्रू आई थी। उनके पास लगभग ना के बराबर इन्फॉर्मेशन थी। उनका मानना था कि यह करीब 11 PM के आसपास हुआ था। वो फ्यूरियस था। अगर टीएई सियांग एस्केप कर गया था तो उन्हें कम से कम वॉर्न तो करना चाहिए था ताकि वो मोबिलाइज हो सके, लेकिन अब उनके पास खुले आम घूमता एक फ्यूजिटिव था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो सपोजिटली दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है, ऐसी बेसिक मिस्टेक कर सकती है। तभी उसके लोगों में से एक बोला। किसी ने कॉल करके क्लेम किया था कि उसके पास उन दोनों के साथ क्या हुआ इस बारे में इन्फॉर्मेशन है। वापस बेस पर ऑफिसर्स इंसिडेंट के सीन पर पहुंचे, और हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा लग रहा होगा। मैं इसे यूट्यूब पर दिखा भी नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे। थोड़ा आगे चलकर उसे सूहुन बिल्कुल एक बर्न्ट बारबेक्यू की तरह मिला, अगर आप मेरा मतलब समझते हैं। वो सोच रहा था कि ये कैसे हुआ, और उसे लगा कि प्रोटैगनिस्ट जरूर पागल होगा। उस बंदे की कंडीशन क्रिटिकल से भी कहीं ज्यादा बुरी थी। वो टेरिफाइड लग रहा था और उसकी बॉडी अभी भी हिल रही थी। वो सोच रहे थे कि क्या ये सिर्फ कोई नर्वस रिफ्लेक्स है, क्योंकि उस स्टेट में जिंदा बचना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। वो पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन आंसर मिलता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। बेस्ट ऑप्शन यही था कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए, एरिया को सिक्योर किया जाए और क्लीनअप शुरू किया जाए। सूहुन हालांकि अभी भी कॉन्शियस लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप कह सकते हैं कि उसे एग्जैक्टली वही सजा मिली जो उसने प्रोटैगनिस्ट के साथ किया था। बाहर प्रोटैगनिस्ट पहले से ही वहां था और कुछ सोल्जर्स ने उसे रोका। एक ने उसे बताया कि उसकी खुद की कंट्री से कोई उससे बात करना चाहता है और उससे मिलने के लिए बहुत ईगर है। प्रोटैगनिस्ट ने आसपास देखा, फिर एस्केप करने के लिए हवा में एक हाई लीप लगाई, लेकिन सोल्जर चिल्लाया कि जो इंसान उससे मिलना चाहता है वही उसकी आंट को हर्ट होने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी ने उनकी प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया था। जैसे ही उसने ये सुना, प्रोटैगनिस्ट इमीडिएटली वापस जमीन पर आ गया। जो कोई भी उसकी आंट को प्रोटेक्ट कर रहा था उसे एक गुड गाय माना जा सकता था, तो वो वहां रुका और गार्ड्स के साथ अंदर चला गया। उन्होंने उसे रात भर रेस्ट करने को कहा और बताया कि जो इंसान उससे मिलना चाहता है वो सुबह विजिट करेगा। उन्होंने उसके लिए एक अच्छा डिनर प्रिपेयर किया था, प्लस कपड़े भी अगर वो चेंज करना चाहे। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी टाइम रूम छोड़ने और बाहर घूमने के लिए फ्री है। बेसिकली वो उससे डर गए थे। इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगने के बाद वो आदमी प्रोटैगनिस्ट को रूम में अकेला छोड़कर चला गया। अगले दिन टीएई सियांग ने कपड़े चेंज कर लिए थे और जो इंसान उससे मिलना चाहता था वो पॉल था, जिसने कहा कि वो उससे मिलकर बहुत खुश है। उसने एक्सप्लेन किया कि अमेरिका के पास एक मेजर प्लान है, लेकिन टीएई सियांग ने उसकी बात काट दी और उसे पॉइंट पर आने को कहा। उस आदमी ने नोट किया कि प्रोटैगनिस्ट काफी इंपेशेंट था, लेकिन आखिर वो सिर्फ 18 साल का ही तो था। फिर उसने सिंपल शब्दों में अपनी बात रखी। उसे बस इतना जानने की जरूरत थी कि अमेरिका उसे चाहता था। ये यूएस बेस एक सॉवरन हेविली फोर्टिफाइड टेरिटरी था जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। फिर भी प्रोटैगनिस्ट जो कर रहा था उसमें उन्होंने इंटरफियर किया था, और अब वो चाहते थे कि प्रोटैगनिस्ट उनकी साइड ज्वाइन कर ले ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। उसने कहा कि यूएस गवर्नमेंट और वो खुद ही थे जिन्होंने कोरियन गवर्नमेंट को उसकी आंट को उठाने की कोशिश से रोका था।
उनके पास यूएस सॉइल पर उन्हें सीज करने और प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए यूज करने के ऑर्डर्स थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया और उन्हें सेफ्टी में मूव कर दिया जहां वो फुली प्रोटेक्टेड थी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या ये कोरियन गवर्नमेंट का काम था, और वो आदमी कहता है कि इसके पीछे कोरियन गवर्नमेंट के एजेंट्स थे जो कैसिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे थे। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो उन्हें ज्वाइन करता है तो वो उसकी फैमिली को फुली प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे कुछ कहना है, क्योंकि इस आदमी ने उसे इस होटल बेस तक गाइड किया था तो वो उसे एक फेवर देगा। वो आदमी कहता है कि वो बस उस प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहता है जो वो उसकी आंट और उसे ऑफर कर सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे दोबारा टोक देता है। उसके लिए यही बेहतर होगा वो ये समझ ले कि अगर उसकी आंट को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले वही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और वही उसकी वजह बनेगा जो सियांग को यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ कर देगा। अगर उसकी आंट पर एक खरोंच भी आई तो उसे इसका जवाब देना होगा, और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को भी, वो भी सिर्फ एक इंसान की वजह से। तो बेहतर होगा कि वो ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। वो बंदा पैनिक से पेल पड़ गया, आप उसके फेस पर डर साफ देख सकते थे। टीएई सियांग एकदम डेड सीरियस था। खैर आगे बढ़ते हैं। एक कार के अंदर वो उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां उसे प्रोटैगनिस्ट को ड्रॉप करना था। रस्ते में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उसने कैसे प्रोटैगनिस्ट को परसुएड करने की कोशिश की थी, ये काम नहीं किया था, और एंड में वही एक ऑकवर्ड स्पॉट में फंस गया था। बैक सीट से उसने टीएई सियांग के एक्सप्रेशंस कैच किए, ऐसे एक्सप्रेशंस जो किसी को भी डरा सकते थे। जब आखिरकार कार रुकी तो वो उस जगह पहुंच चुके थे। उसने एक टनल जैसी चीज की तरफ पॉइंट किया और कहा कि वो वहां से बिना ज्यादा ट्रेल छोड़े निकल सकता है। टीएई सियांग उस तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके जाने से पहले उस आदमी ने उसे पुकारा और कहा कि उसके पास शेयर करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये एग्जैक्टली वही था जो प्रोटैगनिस्ट चाहता था। ये एक लिस्ट थी कि बाकी बचे 8 लोग इस वक्त कहां लोकेटेड थे। सबसे करीब जुंगदा हुन था जो करंटली योंगडेंगपो में था। जहां तक किम जोन और किम यू की बात थी, व्हाइट हेड वाला और ग्रीन हेड वाली, वो दोनों अपने घर पर थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वो दोनों अपने रेजिडेंसेस के अंदर कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे थे, जो काफी सस्पिशियस फील हो रहा था। साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रोटैगनिस्ट से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। फिर उसने एक और डिटेल ऐड की जो शायद उसे और भी ज्यादा इंटरेस्ट करे। उसने पूछा कि क्या वो बाक सी योन नाम की किसी लड़की को जानता है। प्रोटैगनिस्ट की आंखें तुरंत फैल गईं। ये वही लड़की थी जिसे उसने उस दिन डिफेंड किया था। साइंटिस्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया था। किम जुन और किम यू के बीच की कॉन्वर्सेशंस में जब भी वो प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात करते थे तो उस लड़की का नाम बार बार सामने आ रहा था। उस मोमेंट टीएई सियांग की बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलना शुरू हो गया। साइंटिस्ट पैनिक कर गया, ये सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है, लेकिन पलक झपकते ही प्रोटैगनिस्ट वहां से लीप करके वैनिश हो गया। उस आदमी का हार्ट ऑलमोस्ट रुक सा गया था, लेकिन किसी तरह वो बच गया। सिटी के रूफटॉप्स पर कूदते हुए टीएई सियांग उस तरफ तेजी से भागा जहां बाइक सी हो सकती थी। वो साइंटिस्ट की दी गई डायरेक्शंस फॉलो कर रहा था और उसके फेस की एक झलक से क्लियर था कि वो अब कोई मजाक नहीं कर रहा था।